अपने घर वालों से शादी के बारे में पीछा छुड़ाने के लिए मैंने ऑनलाइन एक लड़की ढूंढी और उसके साथ एक नकली शादी का इंतजाम किया। लेकिन शादी के रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क ने मुझे साफ साफ नफरत से देखा। तुम पहले से शादीशुदा हो और फिर से रजिस्टर करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि दो शादी करना जुर्म है? मैं रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर निकल रहा हूँ। मैं छपे हुए शादी के सर्टिफिकेट को हैरानी में घूर रहा हूँ। मेरे बगल वाली लड़की अफसोस से सांस लेती है। मिस्टर कैंग, अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो मुझे यहाँ आने के लिए पैसे क्यों दिए? डिपॉजिट वापस नहीं मिलेगा। ये कहकर वह चली जाती है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। मैंने तो कभी किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा। मैं शादीशुदा कैसे हो सकता हूँ? मैं फिर से प्रिंट आउट देखता हूँ। फोटो में जो आदमी है वह पक्का मैं ही हूँ। जिस औरत का नाम लिखा है वह सूचिंग वॉल है। वह खूबसूरत है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वह कौन है। मैं एक फोटो लेता हूँ और एक कॉन्टैक्ट को भेजता हूँ जिसका प्रोफाइल पिक्चर काला है। पता करो ये कौन है। तुरंत जवाब आता है। तभी मैं अपनी उलझन को पीछे धकेल देता हूँ। मैं अपने पुराने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठता हूँ और धीरे धीरे एक लग्जरी विला एरिया में जाता हूँ। जैसे ही मैं एक कोने में पार्क करता हूँ, मुझे अपने पीछे नौकर की सरगोशी सुनाई देती है। ये कौन है? ये तो बहुत हैंडसम है। श्श, ऐसा मत कहो। ये वह नाजायज बेटा है जिसे मालिक अपना बेटा मानने से मना करते हैं। उसकी माँ वह दूसरी औरत थी। वह पूरी तरह से प्रेग्नेंट होकर झगड़ा करने आ गई थी, ठीक तब जब मालकिन बच्चे को जन्म देने वाली थी। आखिर में दोनों औरतों ने एक ही दिन बच्चे को जन्म दिया। उस औरत को कोई शर्म नहीं थी। उसने सालों तक इस घर में रहने के बहाने बनाए। कम से कम वह अपनी जगह जानता था। वह मिडिल स्कूल में ही यहाँ से चला गया था और सालों से वापस नहीं आया। पता नहीं आज वह किस लिए वापस आया है। मैंने तेवरी चढ़ाई और दिखाया जैसे मैंने कुछ सुना ही न हो। अंदर लिविंग रूम में मेरी माँ ली रुयान दरवाजे पर इंतजार कर रही है। जैसे ही वह मुझे देखती है वह मुझे जल्दी से पकड़ती है और ऊपर खींच लेती है। मेरे साथ चलो पहले अपने भाई को ढूंढने। और तुम्हें शादी का सर्टिफिकेट मिल गया ना? मैं बेरुखी से जवाब देता हूँ, मिल गया। दुल्हन वह नहीं थी जिसे मैंने प्लान किया था, लेकिन टेक्निकली हाँ। अच्छा, अपनी जगह याद रखना। सुफेद शू तुम्हारे भाई की मंगेतर है। ऐसी बड़े घर की लड़की तुम जैसे नाजायज बच्चे की पहुंच से बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारा भाई ही उसके लायक है। उन शब्दों से मेरी आंखों में नफरत की चमक आ जाती है। सु फिशवे सु फैमिली की असली पोती है, हाइक्सिंग की सबसे बड़ी डायनेस्टी। उसने यूनिवर्सिटी में 4 साल तक मेरा पीछा किया था। फिर ग्रेजुएशन के दिन वह मेरे भाई कांगबोडा के साथ हो गई। जब ली रुयन को पता चला, उसने मुझसे तुरंत किसी और से शादी करने को कहा ताकि मेरे और सू फेक्सुए के बीच की हर संभावना खत्म हो जाए। हमेशा से ऐसा ही रहा है। जब भी मेरे और कैंगबोडा के बीच थोड़ा सा भी टकराव होता था, ली रुयन बिना किसी सवाल के मुझे पीछे हटने को कहती थी। क्योंकि मैं नाजायज हूँ, मेरा वजूद ही असल पाप है। मुझे यह सब मानने के लिए मजबूर किया गया था कि यह सब मैं ही डिजर्व करता हूँ, लेकिन मैं बहुत पहले ही इस नींद से जाग चुका हूँ। मैं ली रुयन को एक ताने वाली मुस्कान के साथ देखता हूँ। हम सहमत थे। ये आखिरी बार है। गलती लिरॉयन की है। वह कैंग घर से चिपकी रही सिर्फ मेरे पिता को हर दिन देखने के लिए। वह ही थी जो कैंग बोडा को करुष करना चाहती थी। मैं उसके फैसलों की कीमत अपनी जिंदगी से नहीं चुकाऊंगा। इस बार मैं उसकी कोख से पैदा होने का कर्ज चुका रहा हूँ और सब कुछ खत्म कर रहा हूँ। ली रियन बेचैनी से मुझे हाथ से इशारा करती है। ठीक है, ठीक है। बातें करते हुए हम कैंग बोडा के कमरे में पहुंच जाते हैं। कैंग बोडा मुझे देखकर ऊपर देखता है। नांजू, तुम यहाँ कैसे? मैं जवाब देने ही वाला होता हूँ, तभी ली रुयन बीच में बोलती है। बोडा, नांजू की आज शादी हो गई। कांगबोडा हैरान दिखता है। इतनी जल्दी? वह कौन है? फैगशू से बेहतर? ली रुयन नाक चढ़ाकर बोलती है। नामुमकिन। पूरे हाइचेंग में मिस सू से बेहतर कोई नहीं है। कौन सा इज्जतदार परिवार उसे अपनाएगा? वह लड़की तो बस कोई सड़क छाप है। उसने तो उसे यहाँ लाने की हिम्मत भी नहीं की। डरा हुआ था कि उसकी घटिया दिखावट तुम्हें बुरा ना लगे। कैंगबोडा थोड़ी जलन के साथ कहता है। अरे, नांजू काफी हैंडसम है, वरना फेक शू ने उसे 4 साल तक क्यों पीछा किया होता? खूबसूरती का क्या फायदा? उसकी बैकग्राउंड के साथ सिर्फ वही औरतें उससे शादी करेंगी जो कहीं भी मिल जाती हैं। मिस सू तो उसे बस एक खिलौना समझ रही थी, और कुछ नहीं। सिर्फ तुम ही बोडा सच में मिस सू के लायक हो। मैं तेवरी चढ़ाता हूँ। फोटो में जो औरत है वह बिल्कुल वैसी नहीं दिखती जैसा ली रुयन ने अभी बताया, लेकिन मैं इतनी बेकार बात पर बहस नहीं करना चाहता। तभी कैंग बोडा अपनी घड़ी बंद करना खत्म करता है। वह अपने ड्रेस शूज उठाने के लिए झुकता है, लेकिन उसकी शर्ट इतनी टाइट होती है कि वह आराम से झुक नहीं पाता। कैंग बोडा हल्की सी मुस्कान देता है और मुझे देखता है। लीरॉयन तुरंत मुझे धक्का देती है। बेकार, अभी भी इतना बेखबर। तुम्हारा भाई झुक नहीं पा रहा, जाओ उसके जूते पहना दो। फिर से, क्या ली रुइन अभी भी सोचती है कि मैं वही नादान छोटा लड़का हूँ जो हर मार चुपचाप सह लेता था? मैं अपना चेहरा खाली रखता हूँ और मेरी आवाज में बेचैनी आ जाती है। तुम खुद ही उसके जूते पहना दो। कैंग नंजू, ये कैसी बदतमीजी है? क्या तुम्हें लगता है कि शादी करने से तुम बहुत बड़े हो गए हो? तुम्हारी वह बीवी तो बस पैसे के पीछे भागने वाली है। तुम जल्दी ही कैंग फैमिली के पास वापस आओगे। अगर तुम अभी अपने भाई से अच्छे से नहीं रहोगे तो वह दिन आएगा जब तुम और तुम्हारी बीवी उसके पैरों में भीख मांगोगे। कैंग फैमिली ने तुम्हें पाला है, कम से कम तुम उनके लिए खूब मेहनत कर सकते हो।
इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, मेरे पिता कांग वेंजोंग दरवाजे पर दिखाई देते हैं। वह तेवरी चढ़ाते हैं, हमारा एक खास मेहमान जल्दी ही आने वाला है। ये सब शोर क्या है? हैंगबोडा कुछ नहीं कहता। ली रुहियन नाटक करते हुए रोने लगती है। यह इस कमबख्त लड़के की वजह से है। उसने आज अपना शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है और अब वह अपनी माँ की इज्जत नहीं करता। यह सुनकर कैंग वेंजोंग की नज़र मुझ पर पड़ती है। परिवार को कुछ भी अरेंज किए बिना शादी कर ली। क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है? मुझे दिखाओ। पिता की तरह दिखने वाले अजनबी की इस चिंता को देखकर मैं रुक जाता हूँ। फिर मैं अपने बैग से छपी हुई कॉपी निकालता हूँ, लेकिन ली रुयन उसके लेने से पहले ही उसे छीन लेती है। मुझे उस सड़क छाप का नाम दिखाओ जिससे तुमने शादी की है। कैंगबोदा हैरानी से पूछता है। पापा, कौन आ रहा है? आप कुछ ज्यादा ही घबराए हुए लग रहे हो। कैंग वेंजोंग आने वाले मेहमान के बारे में सोचता है और तुरंत बहुत इज्जत के एहसास के साथ सीधा खड़ा हो जाता है। वह मुश्किल से अपनी उत्तेजना छुपाते हुए नाम बोलता है, सू चिंगवू। जैसे ही मैं वह नाम सुनता हूँ मैं जम जाता हूँ। कैंग वेंजोंग हमारे खाली चेहरे देखता है और गर्व से कहता है, अगर तुम उसे नहीं जानते तो ये नॉर्मल है। मैंने भी उससे कभी खुद नहीं मिला हूँ। वह काफी रहस्यमयी है। वह सू फेशु की बुआ है, सिर्फ 28 साल की है और पहले ही सू फैमिली की असली ताकत है। लीरोयन हैरान होकर सांस लेती है। तो क्या वह बोडा के लिए और भी अच्छी मैच नहीं है? फैमिली का हेड किसी भी पोती से ज्यादा बड़ा होता है। कैंग वेंजोंग गुस्से से कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो? सूचिंगवाल पहले से शादीशुदा है। मैं अपनी आंखें छोटी करता हूँ। अगर सर्टिफिकेट पर वह औरत सच में वही है तो सूचिंगवुल को कुछ पता होगा। ली रुयन थोड़ी उदास दिखती है। उसका पति कौन है? बोडा से ज्यादा खुशकिस्मत लगता है। मैं कैंग वेंजोंग को देखता हूँ। वह अपना सिर हिलाता है। कोई नहीं जानता। लगता है ना वह और ना उसका पति सोशल टाइप के हैं। कैंग वेंजोंग तेवरी चढ़ाता है। मुझे सच में नहीं पता कि वह आज इतनी जल्दी यहाँ क्यों आई है। सू फैमिली हाइचेंग की सबसे ताकतवर डायनेस्टी है और फैमिली का हेड बहुत खास जगह रखता है। कैंग फैमिली ज्यादा से ज्यादा अपर मिडिल क्लास है। ये शादी तो पहले ही कांग बोडा का अपनी औकात से ऊपर शादी करना है। सू फैमिली के हेड का सू फेक्सुई की शादी में आना ही पहले ही बहुत बड़ी बात होगी। एक सिंपल सगाई की रस्म के लिए वह खुद क्यों आएगी? ली रोयन यकीन से कहती है, यह इसलिए होगा क्योंकि बोडा इतना खास है कि सू फैमिली ने उस पर ध्यान दिया है। वह बिना पढ़ा हुआ प्रिंटआउट मेरे हाथों में वापस थमा देती है और मुश्किल से अपनी उत्तेजना छुपाते हुए कैंग बोडा का हाथ पकड़ लेती है। मैं खुद को एक ताने वाली मुस्कान देता हूँ। वह उसकी अपनी माँ से भी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। बटलर सीढ़ियों के ऊपर दिखाई देता है। साहब, सू फैमिली जल्दी ही पहुंचने वाली है। कैंग वेंजोंग तुरंत पलटता है और नीचे चला जाता है। जब वह मेरे पास से गुजरता है वह आमतौर पर कहता है, तुम बहुत समय से वापस नहीं आए हो, जाने से पहले कुछ पी कर जाना। मैं सिर हिलाता हूँ। मैं रुकना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि सूचिंगवाल कौन है। कमरे में ली रोयन कांग बोडा को अपनी अमीर दुल्हन का स्वागत करने के लिए तैयारी करते हुए देखती है, ऐसी खुशी के साथ जिसे वह मुश्किल से छुपा पा रही है। 20 साल से भी पहले अगर नानजिंगसू नहीं आई होती तो वह ही कांग वेंजोंग से शादी करती। उसने नानजिंगसू को इसके लिए कभी माफ नहीं किया, इसलिए उसने जानबूझकर हंगामा किया, नानजिंगसू के ही दिन बच्चे को जन्म देने का इंतजाम किया और हॉस्पिटल में दोनों बच्चों को बदल दिया। अब उसका बेटा आखिरकार अच्छी शादी कर रहा है और नानजिंगसू से तो यह भी उम्मीद की जाएगी कि वह उसके लिए एक अच्छा शादी का तोहफा तैयार करे। जबकि कैंग नंजू, जिसे नाजायज बच्चा कहा गया है, बिना पैसे के किसी सड़क छाप से शादी करने जा रहा है। नीचे मैं सीढ़ियों के बगल वाली अंधेरी दीवार से आलसी तरीके से टिका हुआ हूँ। मेरी आंखें दरवाजे पर टिकी हैं। सू फैमिली के आने का इंतजार कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मिसेस कैंग सीढ़ियों से नीचे आती है, एक नौकर के सहारे। उन्होंने पर्पल चिपाव पहना हुआ है। उनकी बॉडी थोड़ी पतली है। उनकी पूरी शख्सियत में एक शांत और पढ़ी लिखी नजाकत है। नौकर धीरे से कहता है, मालकिन, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद आपको ऊपर आराम करना चाहिए। मिसेस कैंग खांसी के बीच अपना सिर हिलाती है। नहीं, मैं बोडा के लिए इतना खास दिन मिस नहीं कर सकती। मैं उनकी शक्ल को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखता हूँ। मेरी आंखें एक गहरी गर्माहट से भर जाती हैं। यह लगभग अजीब है। जिस इंसान को मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करने का हक था, वह ही इस घर में एकमात्र गर्माहट थी जिसे मैं जानता था। जब मैं छोटा था, लाइब्रेरियन अक्सर मुझे खाना खिलाना भूल जाती थी। मैं मुश्किल से चलना सीखा था जब मैं कचरे के डिब्बों में खाना ढूंढ रहा था क्योंकि मैं भूखा था। एक दिन मिसेस कैंग ने मुझे ऐसा करते हुए देखा। उसके बाद वह चुपचाप हर दिन मेरे लिए बगीचे में खाना छोड़ जाती थी। उन्होंने यह 12 साल तक किया। उनकी दया के बिना मैं शायद भूखा मर जाता। उन्हें कॉरिडोर में गायब होते हुए देखकर और उनकी खांसी की आवाज सुनकर मैं चिंता से तेवरी चढ़ाता हूँ। तभी दरवाजे पर हलचल होती है। सू फैमिली आ गई है। कैंग वेंजोंग और मिसेस कैंग उनका स्वागत करने जाते हैं। थोड़ी देर की बातचीत के बाद एक पूरा जुलूस अंदर आता है। मैं सूचिंग को जैसे ही वह अंदर आती है देख लेता हूँ। वह असल में फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत है। जैसे मेरी नजर को महसूस करते हुए वह अचानक मेरी तरफ देखती है। एक पल के लिए हमारी आंखें मिलती हैं। उसकी नजर की तेजी मेरे अंदर कुछ उतार देती है। मैं उसके चेहरे में और कुछ ढूंढना चाहता हूँ लेकिन सूचिंग हुआ अपनी नजर हटा लेती है। यह मुझे छोड़ देता है, उलझन में।
क्या वह मुझे जानती है या नहीं? कांग वेंजोंग गर्मी से मुस्कुराता है। मिस सू, आपके पति कहाँ हैं? क्या वह आपके साथ नहीं आए? उन शब्दों पर मैंने महसूस किया कि सू चिंगवुल ने फिर से मेरी तरफ देखा। वह शांति से जवाब देती है, वह नहीं आ पाए। ग्रुप रिसेप्शन रूम की तरफ बढ़ता है, बातें करते हुए। सू फेशु, जिसने 4 साल तक मेरा पीछा किया था, बड़ों के पीछे चलती है। अपनी फॉर्मल ड्रेस में वह यूनिवर्सिटी के दिनों से ज्यादा शांत और गंभीर लगती है। उसने मुझे नोटिस नहीं किया है। वह कांग बोडा के साथ धीरे धीरे बातें करते हुए बिजी है। सब लोग बैठ जाते हैं। सू चिंगबुल खास जगह पर बैठती है और सगाई की बात शुरू हो जाती है। मैं आखिरकार वहां से बाहर निकलता हूं जहां मैं खड़ा था और रिसेप्शन रूम में जमा हुए लोगों को चुपचाप देखता हूं। फिर कोई मेरा हाथ पकड़कर खींचता है। ली रुयन मुझ पर गुस्से से बोलती है, कैंग नानजू, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम अभी भी सुफे शुए को पसंद तो नहीं करते? साफ सुन लो, वह तुम्हारी भाभी बनने वाली है। आराम से, मुझे दूसरा आदमी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कैंग वेंजोंग ने मुझे पीने के लिए रुकने को कहा था। जब से मैं समझदार हुआ हूं, मैंने उन्हें हमेशा कैंग वेंजोंग ही बुलाया है, कभी पापा नहीं। ली रुयन दांत पीसती है, वह तो बस शराफत थी। तुमने उसे सच मान लिया। तुम्हें अपनी जगह नहीं पता। मैं भी ऐसी जगह पर फैमिली को शर्मिंदा किए बिना नहीं आ सकती। और तुम्हें लगता है कि एक नाजायज बच्चा उस टेबल पर बैठ सकता है? अभी यहाँ से निकल जाओ। मैं बेचैनी से घूरता हूँ और जवाब देने ही वाला होता हूँ जब मेरी आंख सूचिंग वॉल को अपनी जगह से उठते हुए देखती है। वह अपने फोन की तरफ इशारा करती है और बैल्कनी की तरफ जाती है। जरूर कोई कॉल होगी। मेरी आंखें तेज हो जाती हैं। मैं लीरियन को हल्का सा इशारा करता हूँ और रिसेप्शन रूम से निकलकर बैल्कनी की तरफ मुड़ जाता हूँ। जैसे ही मैं पास पहुंचता हूँ, वह कॉल काट देती है और अपनी ठंडी आंखें मुझ पर घुमाती है। रुको। उस खतरनाक नजर को देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आती है और मैं अचानक बोल उठता हूँ, जान। मैंने सूचिंग को ध्यान से देखा, कोई रिएक्शन देखने के लिए। उसके आसपास की ठंडक और बढ़ जाती है। वह बिना किसी भाव के मुझे घूरती है, फिर वह जाने के लिए मुड़ती है। मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ और उसका रास्ता रोक देता हूँ। सुचिंगवा की भौहें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। हटो, तुम मुझे पहचानती नहीं। वह मुझे बेपरवाह होकर देखती है। क्या मुझे चाहिए? कैंग के घर में आने के बाद से उसे एक अलग नजर महसूस हो रही थी जो उसका पीछा कर रही थी। दूसरी नजरों से अलग जो उसे पसंद नहीं थी। यह नजर खुली और शर्मिंदा नहीं थी। इसी वजह से उसने मुझे एक से ज्यादा बार देखा था। जब उसने मुझे देखते हुए पकड़ा तो मैंने नजर नहीं हटाई। मैं बस उसे देखता रहा, बिना किसी परवाह के। उसने सोचा था शायद मैं उन आदमियों से अलग हूं जो उसे लालची नजरों से देखते थे, लेकिन पता चला मैं उन सबसे ज्यादा हिम्मत वाला था। सीधा उसके पास जाकर उसे जान कह दिया। सू चिंगवू के चेहरे पर बेचैनी और बढ़ जाती है। सर, मैं शादीशुदा हूँ। कृपया ठीक से पेश आएं। मैं हैरान रह जाता हूँ। वह मुझे साफ तौर पर नहीं पहचानती। क्या रजिस्ट्री में कोई गलती हो गई है? क्या मैं पूछ सकता हूँ आपके पति कौन हैं? और उसका जवाब हमेशा की तरह ठंडा, डा तरता, तुम्हारा काम नहीं। मैं छपा हुआ सर्टिफिकेट निकालता हूँ और उसके सामने रखता हूँ। मिस सू, वहाँ जो नाम है वह आपका होना चाहिए। सू चिंगवा उस प्रिंटआउट को देखती है। उसकी आंखें दूल्हे के नाम कांग नानजू पर जाती हैं। जब वह फिर से ऊपर देखती है तो उसकी आवाज रूखी होती है। मिस्टर कैंग, अगर आप डॉक्यूमेंट्स झूठे बना रहे हैं तो कम से कम ठीक से बनाएं। यह कहकर सू चिंगवुल रिसेप्शन रूम को पूरा छोड़कर गार्डन से होते हुए कार पार्क की तरफ बढ़ जाती है। मैं उसके पीछे जाता हूँ समझाने के लिए। 2 बॉडीगार्ड्स काले कपड़ों में बाहर आते हैं और मेरा रास्ता रोक देते हैं। मैं रुक जाता हूँ और उसे आवाज देता हूँ, मिस सू, यह सर्टिफिकेट असली है। अगर आपको यकीन नहीं तो रजिस्ट्री ऑफिस में चेक कर लो। सू चिंगहुआ धीमी नहीं होती। वह कार में बैठती है और पीछे देखे बिना चली जाती है। हैंग बोडा मुझे सू चिंगवाल के पास जाते हुए देख लेता है, भले ही वह सुन नहीं पाता कि क्या बात हुई। सू चिंगहुआ को जाते देखकर मैं अपनी स्कूटर पर बैठता हूँ और उसके पीछे निकल जाता हूँ। कंग बोडा तुरंत पूछता है, मिस सू क्यों चली गई? क्या किसी ने उन्हें बुरा कहा? सू चिंगवॉल का पर्सनल असिस्टेंट मुस्कुराता है। मिस सू को कुछ जरूरी काम था। वह माफी मांगती है। कृपया यह बात अपने बड़ों तक पहुंचा देना। कैंग बोडा अदब से सर हिलाता है और असिस्टेंट को बाहर तक छोड़ता है। कैंग वेंजोंग परेशानी से पूछता है, मिस सू क्यों चली गई? क्या मेहमान नवाजी में कोई कमी थी? कैंग बोडा सोचता है कि सुफाइसू आज कितनी परेशान लग रही थी। इधर उधर देख रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। फिर वह मेरा चेहरा सोचता है और उसकी मुट्ठी कस जाती है। उसकी आंखों में कुछ बदलता है। मैंने नानजू को मिस सू को परेशान करते देखा। वह काफी गुस्से में चली गई और एक मैसेज छोड़ गई। क्या मैसेज? मिस सू ने कहा कि आपको अपने घर को ठीक से संभालना चाहिए। नानजू ने जो किया उसके बाद वह सोच रही है कि क्या सू फैमिली हमारी परवरिश पर सवाल उठाएगी। कैंग वेंजोंग का चेहरा लोहे जैसा भूरा हो जाता है। इधर मैं विला डिस्ट्रिक्ट से निकलते ही सू चिंगवॉल की कार को खो देता हूँ। जब मैं अभी भी इस बात से परेशान होता हूँ, मेरा फोन बजता है। एक औरत की आवाज आती है, बॉस, मुझे सू चिंगवॉल की जानकारी मिल गई है। सू चिंगवू सू पेट्रियार्क की दूसरी बेटी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बहुत सख्त और ठंडे दिल की है। इसी वजह से उसे बचपन में विदेश भेज दिया गया था। सबको लगा था कि फैमिली का काम सबसे बड़े बेटे सुफेचू के पापा को मिलेगा।
किसी ने नहीं सोचा था कि सूचिंग वू पिछले हफ्ते अचानक वापस आ जाएगी। उसने किसी तरह पेट्रियार्क को अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सू ग्रुप का सीधा कंट्रोल ले लिया। मैं घूरता हूँ, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और स्केड्यूल ढूंढो। मैं उसके पास जाऊंगा। मैं फ़ोन काट देता हूँ और अपनी कनपट्टियाँ रगड़ता हूँ। ये मुश्किल होने वाला है। सू चिंगवाल बॉडीगार्ड्स के साथ सफ़र करती है, उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। मुझे अपना मुंह नहीं चलाना चाहिए था और उसे जान नहीं कहना चाहिए था। मैंने उसे भगा दिया। मैं लंबी सांस लेता हूँ, स्कूटर स्टार्ट करता हूँ और आराम से घर की तरफ निकल जाता हूँ। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके को पीछे छोड़कर मैं बाहर के अर्बन गांव की तरफ जाता हूँ। जब मैं मिडिल स्कूल में कैंग के घर से निकला था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ एक पुराना घर किराए पर ले लिया। मैं उस जगह का आदी हो गया और कभी वहां से नहीं गया। मैं घर से बस थोड़ी दूर होता हूँ जब एक 80 या 90 साल की बूढ़ी औरत सड़क किनारे से अचानक बाहर आती है। मैं जोर से ब्रेक लगाता हूँ, लगभग उसे टकरा ही जाता हूँ। पहले मुझे लगा कि यह कोई धोखा हो सकता है, लेकिन जल्दी ही कुछ बताता है कि ऐसा नहीं है। बूढ़ी औरत छोटी और पतली है, लेकिन अच्छे कपड़े पहने हुए है। वह साफ तौर पर किसी आम फैमिली से नहीं है। उसके गले में एक टैग लटका हुआ है जिस पर एक फ़ोन नंबर और यह शब्द लिखे हैं, अगर यह बूढ़ी औरत भटकती हुई मिले तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें। दिमागी बीमारी, साफ दिख रहा है। मैं सोचता हूँ ये किसकी दादी है। मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ और टैग पर लिखा नंबर डायल करता हूँ। इससे पहले कि फ़ोन बजता, बूढ़ी औरत अचानक मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लेती है। उसकी धुंधली आंखों में चमक आती है। मेरी पोती का पति, तुम मेरी पोती के पति हो। मैं अनजाने में हिलता हूँ। मैं 22 साल से अकेला हूँ और मुझे 2 बीवियां कैसे मिल गईं। रजिस्ट्री ऑफिस आज लगता है होलसेल में काम कर रहा है। मुझे ये इतना मज़ेदार लगता है कि मैं उसके साथ खेलने लगता हूँ। दादी, आपकी पोती कौन है? बूढ़ी औरत अपनी भौहें सिकुड़ती है और सोचती है, मेरी पोती, उसका नाम क्या था? हाँ, वह सू से शुरू होता है। सू कुछ। नाम उसके दिमाग में आता है और उसके बोलने से पहले ही गायब हो जाता है। वह परेशान हो जाती है, मुंह खोलती और बंद करती है, शब्द नहीं निकाल पाती। आराम से, दादी। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। मैं उसे तसल्ली देता हूँ और नंबर डायल करता हूँ। ज्यादा दूर नहीं, पास की एक सड़क पर सू चिंगवोल एक लग्जरी कार में बैठी है। उसका चेहरा गुस्से में है। उसके बगल में उसकी असिस्टेंट ल्यू हुआ सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करती। लुजुआ ध्यान से कहती है, ये मेरी गलती थी कि मैंने उनका ठीक से ख्याल नहीं रखा। मैंने बूढ़ी मैडम को भटकने दिया। सू चिंगवू कुछ नहीं कहती, उससे ठंडक निकल रही है। दादी सू अक्सर ज्यादातर समय कुछ नहीं बोलती, लेकिन आज उन्हें अचानक सब कुछ याद आ गया, सबको भेज दिया और खुद ही निकल गई। सिक्योरिटी फुटेज में दिखा कि वह पब्लिक बस से शहर के बाहर तक चली गई थी। वह इलाका खराब है जहां कई सड़कों पर कैमरा नहीं है। वह लोग गली गली ढूंढ रहे हैं। तभी सूचिंग वॉल का फोन बजता है। वह तुरंत उठाती है। एक शांत आदमी की आवाज आती है, हेलो, आपके घर के बूढ़े सदस्य मेरे पास हैं। कार का माहौल ठंडा पड़ जाता है। सब लोग तुरंत हरकत में आते हैं। एक आदमी पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाता है, दूसरा सिग्नल ट्रेस करना शुरू करता है। सू चिंगवू की आंखें तेज हो जाती हैं। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? दूसरी तरफ की आवाज आराम से और बिना जल्दी के होती है, मैं कोई किडनैपर नहीं हूं, मैं बस आपको बताना चाहता था कि बूढ़ी औरत ठीक है और किसी को उनका ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। मैं एड्रेस देता हूं और फोन काट देता हूं। सू चिंगवू की आंखें थोड़ी ऊपर उठती हैं। वह बिना जल्दी वाली आवाज अजीब तरह से जानी पहचानी लगती है। 5 मिनट बाद वह उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन जिस लड़के ने कॉल किया था वह कहीं नहीं दिखता। सिर्फ एक पुलिस वाला बूढ़ी औरत के साथ वहां खड़ा है। सू चिंगवू दादी सू से पूछती है, आप यहाँ कैसे पहुंची? बूढ़ी औरत राज की बात बताने वाले अंदाज में कहती है, मैं अपनी पोती के पति को ढूंढने आई थी, वह यहीं पास में रहता है। सू चिंगवुल रुकती है। वह लंबी सांस लेती है। दादी, कोई पति नहीं है, नामुमकिन, मैंने उसे देखा था। उस बेदर्द लड़के ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया और चला गया। अब मुझे अपना फोन दो। सूचिंग फोन दे देती है। बूढ़ी औरत कॉन्टैक्ट से हाल ही में आए नंबर को अपनी छोटी नोटबुक में कॉपी कर लेती है। अब उसके पास अपनी पोती के पति का नंबर है। अगली सुबह जल्दी मुझे अपने यूनिवर्सिटी सुपरवाइजर का फोन आता है। जैसे ही मैं प्रोफेसर लियांग के ऑफिस में जाता हूँ, मुझे कांग बोडा और ली रोयुन पहले से ही वहां मिलते हैं। मैं अपनी आंखें छोटी करता हूँ। कांग बोडा और मैं दोनों हाइचिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जो शहर की सबसे अच्छी है। कैंग बोडा अच्छे नंबरों से अंदर आया था। मैंने जानबूझकर अपनी एबिलिटी से कम नंबर लिए ताकि उसे पीछे न छोड़ दूं और सबसे कम पसंद किया जाने वाला डिपार्टमेंट एनर्जी एंड पावर इंजीनियरिंग चुना। लेकिन 2 साल पहले नई एनर्जी अचानक देश का सबसे गर्म फील्ड बन गया। कैंग बोडा ने तुरंत डिपार्टमेंट बदल लिया और हम फिर से एक ही क्लासेस में आ गए। कैंग बोडा का यहाँ होना एक बात है, लेकिन ली रोयान यहाँ क्यों है? इससे पहले कि मैं और सोच पाता, प्रोफेसर लियांग गंभीर आवाज में बोलते हैं, कैंग नानजू, तुम्हारी पक्की पोस्ट ग्रेजुएट सीट वापस ले ली गई है। जब मैं अभी भी ये बात समझ रहा होता हूँ, प्रोफेसर आगे कहते हैं, तुम्हारी माँ कहती हैं कि तुम्हारा व्यवहार और बैकग्राउंड पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्शन की जरूरतों के हिसाब से नहीं है। क्या तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी है? तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए।
तुम्हारे आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है, एक पल के गुस्से की वजह से अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। कैंग बोडा पहले लंबी सांस लेता है, फिर कहता है, प्रोफेसर लियांग, नानजू की माँ बस उसका भला चाहती हैं। वह मेरी तरफ देखता है। तुमने मिस सू को बुरा कहा। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि वह तुम्हें हाईचेंग से बाहर चाहती हैं। मुझे एक पल लगता है यह समझने में कि वह जिस मिस सू की बात कर रहा है वह सू चिंगू है। लेकिन मैंने उससे बस कुछ बातें की थीं और वह जाते वक्त गुस्से में नहीं लग रही थी। जब मैं अभी भी सोच रहा होता हूँ, कैंग बोडा मेरे पास आता है। कांग नानजू, ये एक प्लेन टिकट है जो हमारे पापा ने तुम्हारे लिए खरीदा है। वह चाहते हैं कि तुम विदेश चले जाओ और यह मामला शांत हो जाए, वरना कैंग फैमिली भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। मेरी आंखों में नफरत की चमक आती है। वह बस नहीं चाहते कि मैं कैंग के नाम को इसमें घसीटूं। कैंग बोडा देखता है कि मैं टिकट लेने के लिए कोई हरकत नहीं करता। वह एक बैंक कार्ड निकालता है और ईमानदारी दिखाता है। क्या तुम्हें चिंता है कि तुम विदेश में संभल नहीं पाओगे? इसमें 50,000 हैं। इसे मेरे तरफ से तुम्हारे खर्च के लिए समझ लो। इससे शुरू करो। अगर ये काफी नहीं है तो मैं बाद में अपने अलावेंस से और दे सकता हूँ। कैंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा और वह सिर्फ 50,000 दे सकता है। मुझे यह लगभग मजेदार लगता है। ली रुहियन उससे कार्ड छीन लेती है। बोडा, तुम क्या कर रहे हो? कैंग फैमिली का उसे प्लेन टिकट खरीदना ही बहुत ज्यादा है। वह मेरी तरफ मुड़ती है और हुक्म देती है, अपना सामान पैक करो और देश छोड़ दो। मैंने तुम्हारा यूनिवर्सिटी से नाम कटवाने का काम पहले ही कर दिया है। मैं उसे ठंडी आंखों से देखता हूँ। किस हक से तुम मेरे लिए फैसले लेती हो? इस हक से कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे जैसे नंबरों के साथ ग्रेजुएट होना वैसे भी मुश्किल होगा। बेहतर है जल्दी पैसे कमाने जाओ। प्रोफेसर लियांग तुरंत बोलते हैं, मैडम ली, आपको गलतफहमी हुई है। इस यूनिवर्सिटी में अपने समय के दौरान स्टूडेंट कैंग। ली रुयन उन्हें पूरा करने से पहले ही रोक देती है। प्रोफेसर, आपको उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ वह कैसा है। उसने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी सिर्फ इसलिए चाहिए थी क्योंकि बोडा चाहता था। उसे बोडा से अपनी तुलना करने से पहले खुद को अच्छे से देखना चाहिए। प्रोफेसर लियांग हैरानी से कांग बोडा की तरफ मुड़ते हैं। जहां तक मुझे याद है, तुम पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं हुए थे और तुमने एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दिया था। कांग बोडा नम्रता से मुस्कुराता है। मैं स्पेशल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जा रहा हूँ। एक बड़े प्रोफेसर को जो किसी खास स्टूडेंट को पसंद करता है, उसे सीधा रिक्रूट करने की इजाजत होती है। इसके लिए जरूरी है कि प्रोफेसर का दर्जा बड़ा हो। जब प्रोफेसर लियांग पूछते हैं, कौन से प्रोफेसर? कैंग बोडा थोड़ा नरम होकर बोलता है, डॉक्टर नैन। उनकी क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल रिसर्च कामयाब हो गई थी। उसका पेटेंट भी मिल गया था और इससे उन्हें डॉक्टर का खिताब मिला। मैं उसे चुपचाप हैरानी से देखता हूँ। डॉक्टर नैन, मुझे याद नहीं कि मैंने कैंग बोडा को रिक्रूट करने का कोई प्लान बनाया था। प्रोफेसर लियांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तुम डॉक्टर नैन को जानते हो? कैंग बोडा धीरे से मुस्कुराता है। यह बस इत्तेफाक से हुआ। मेरी माँ ने एक बार डॉक्टर नैन की पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे। जब डॉक्टर नैन कामयाब हो गए तो वह हमारे परिवार से मिलने आए। मेरी माँ ने ही उनकी पढ़ाई मुमकिन बनाई थी। तब से वह हमारी फैमिली कंपनी को टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता वह मेरी कोई भी बात मना करेंगे। मैं अपनी एक आईब्रो उठाता हूँ। बचपन में मैं कैंग के घर में सिर्फ मिसेस कैंग की देखभाल की वजह से ही जिंदा रह पाया था। जब मेरे पास पैसे आए तो मैंने डॉक्टर नैन बनकर मिसेस कैंग से कांटेक्ट किया। खुद को उनका एहसान चुकाने का एक बहाना देने के लिए मैंने ये कहानी बनाई कि उन्होंने एक बार मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया था। सालों से जब भी उनकी कंपनी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती थी, मैं बिना पैसे लिए मदद करता था। लेकिन मैंने कभी कैंग बोडा की हर बात मानने के लिए हाँ नहीं की। उसने बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया है। प्रोफेसर लियांग उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं। डॉक्टर नैन अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं? कैंग बोडा जवाब देता है, मैंने डीन से वादा किया है कि मैं डॉक्टर नैन को यहाँ फैकल्टी में आने के लिए बुलाऊंगा। प्रोफेसर लियांग खुश हो जाते हैं। वह मेरी तरफ मुड़ते हैं। नानजू, तुम्हारा रिसर्च एरिया डॉक्टर नैन से मिलता है। जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। अगर डॉक्टर नैन तुम्हारे लिए बात करने को तैयार हो जाते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन मिल सकता है। कैंग बोडा चिंता दिखाता है। प्रोफेसर लियांग, सू फैमिली हाईचेंग की सबसे अमीर फैमिली है। वह हर साल यूनिवर्सिटी को बहुत सारा रिसर्च फंडिंग देते हैं। प्रोफेसर लियांग उसकी बात को टाल देते हैं। डॉक्टर नैन की अभी बहुत डिमांड है। मैंने सुना है कि विदेशी यूनिवर्सिटीज उन्हें अपने पास बुलाने के लिए कम्पीट कर रही हैं। बहुत सारी कंपनीज भी उनमें इन्वेस्ट करने के लिए लाइन में लगी हैं। अगर डॉक्टर नैन मदद करने को तैयार हो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी उनकी बात को जरूर पहले रखेगी। कांग बोडा नाटक करते हुए लंबी सांस लेता है। बात यह है कि डॉक्टर नैन मेरी माँ की बात मानते हैं। अगर मैं पूछता तो वह पूरी कोशिश करते मदद करने की। लेकिन नानजू मेरे पिता का नाजायज बेटा है जो मेरी माँ के इंटरेस्ट्स के खिलाफ है। नानजू, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी तरफ से डॉक्टर नैन से पूछने जाऊं? मैं ठंडे तरीके से और बिना सोचे समझे मना कर देता हूँ। इस वक्त कैंग बोडा मेरे लिए सिर्फ एक नाटक करने वाला जोकर है। मैं हल्की सी मुस्कान लाता हूँ और सीधे प्रोफेसर लियांग की तरफ मुड़ता हूँ। प्रोफेसर, आप जानते हैं कि मैं कभी पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई करना नहीं चाहता था। प्रोफेसर लियांग का चेहरा उतर जाता है। उनके चेहरे पर अफसोस साफ दिखता है। उन्होंने ही मेरी काबिलियत को पहचाना था और एडमिशन के लिए बहुत जोर लगाया था।
उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंचेगी। उनकी आंखें थोड़ी लाल हो जाती हैं। तो मैं तुम्हें नौकरी के लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिख दूंगा। ली रुइन अपना होंठ सिकोड़ती है। अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। इसने मिस सू को नाराज किया है। हाइचिंग में नौकरी ढूंढना, ये तो ख्वाब देख रहा है। प्रोफेसर लियांग गुस्से में कहते हैं, मैं नहीं मानता कि कोई पूरे शहर पर अकेला राज कर सकता है। अगर नांजू को सच में नौकरी नहीं मिलती तो वह वापस आकर मेरा टीचिंग असिस्टेंट बन सकता है। उन शब्दों से मेरे अंदर गर्माहट सी दौड़ जाती है। मैं कहता हूँ, प्रोफेसर, मिस सू और मेरे बीच बस एक गलतफहमी है। जब वह ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृपया चिंता मत कीजिए। कैंग बोडा की मुट्ठी कस जाती है। वह समझ नहीं पाता कि जब वह एक मॉडल स्टूडेंट है तो प्रोफेसर लियांग सिर्फ मामूली दिखने वाले कैंग नांजू पर ही क्यों ध्यान दे रहे हैं। गुस्से से जलते हुए कैंग बोडा ली रुयन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या नांजू सच में मिस सू को परेशान करता रहेगा? वह शादीशुदा है। इस तरह का बर्ताव तुम पर बहुत बुरा असर डालेगा। ली रूहियन बिल्कुल वैसा ही गुस्सा हो जाती है जैसा सोचा था और उसी वक्त मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार देती है। मैं उसे हैरानी से घूरता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि वह प्रोफेसर ली हेंग के सामने सच में मुझे मारेगी। ली रूयन में शर्म का कोई निशान नहीं दिखता। वह मेरी तरफ उंगली दिखाती है। कुछ साल अलग रहकर तुम भूल गए कि इस घर में कैसे रहते हैं। अभी अपने भाई से माफी मांगो और वादा करो कि तुम सू फैमिली के पास कभी नहीं जाओगे। मेरी आंखों से गर्माहट चली जाती है, सिर्फ ठंडक रह जाती है। उसने मेरी पिछले दिन की कोई भी बात दिल पर नहीं ली थी। क्या वह अब भी सोचती है कि मैं वही नादान लड़का हूं जो हर बात चुपचाप मान लेता था और हर चीज में कैंगबोडा की बात मानता था? अगर समझदारी से काम नहीं बनेगा तो मुझे मत दोष देना अगर मैं पीछे नहीं हटा। कैंगबोडा के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह सोचता है, बचपन में तुम मेरे सामने झुकते थे। तुम्हारे बाहर जाने के बाद और यूनिवर्सिटी में दोबारा मिलने पर भी वही पुराना रूप, लेकिन अचानक इतना कॉन्फिडेंस। आज इसे अपनी जगह पर वापस आने दो। कांगबोडा अभी भी यही सोच रहा होता है जब मैं धीरे से उसकी तरफ चलता हूँ। जैसे ही उसके होंठों के किनारे पर मुस्कान आने लगती है, माफी की उम्मीद में, मैं अपना सर ऊपर करता हूँ और अपनी मुट्ठी जोर से उसके चेहरे पर मारता हूँ। कैंग का सर घूम जाता है। वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। ली रुयन चीखती है और आगे बढ़ती है, कैंग नंजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? मैं तेजी से मुड़ता हूँ और मुझसे कुछ खतरनाक सा निकलता है। लिरोयन जहाँ खड़ी थी वहीं रुक जाती है। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम सच में मुझ पर हाथ नहीं उठाओगे? मेरी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी है। तुम कभी मेरी माँ नहीं थी, तो मुझसे बेटे जैसा प्यार की उम्मीद मत रखना। आज के बाद मेरी जिंदगी से दूर रहना, और जो कुछ भी तुम मेरे साथ करोगी मैं उसका दोगुना कंगबोडा पर वापस करूंगा। मैं प्रोफेसर लियांग को झुककर सलाम करता हूँ, उन्हें 4 साल की गाइडेंस के लिए शुक्रिया कहता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं वापस आऊंगा। मैं मुड़ता हूँ और बिना किसी झिझक के बाहर निकल जाता हूँ। ली रुयन तभी होश में आती है जब मैं उसकी नज़र से गायब हो चुका होता हूँ। मैं अभी कैंपस के गेट से बाहर निकला ही था जब GWOL का फोन आता है। बॉस, सब पता चल गया। अब मैं समझ गया कि सू चिंगवोल लोगों को क्यों कहती है कि वह शादीशुदा है लेकिन तुम्हें पहचानती नहीं। सू फैमिली बाहर से तो बहुत शानदार दिखती है लेकिन अंदर की पावर स्ट्रगल बहुत तेज है। सू फैमिली के मुखिया सबसे बड़े बेटे की तरफ थे और फैमिली को उन्हें ही देना चाहते थे। छोटी बेटी होने की वजह से सू चिंगवू को हमेशा दबाया जाता था। कुछ साल पहले मुखिया ने उसके लिए कई गलत रिश्ते तय किए थे। इससे बहुत हंगामा हुआ था। यह तभी रुका जब सू चिंगवॉल ने कहा कि उसने पहले ही एक मामूली बैकग्राउंड वाले लड़के से शादी रजिस्टर करवा ली है और उसका यह पति एक दिलचस्प शख्सियत है। वह कभी पब्लिक में नहीं दिखा और न ही सू फैमिली की किसी गैदरिंग में आया। तो सब कुछ मिलाकर सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है। GWOL बात को लंबा खींचती है, सस्पेंस का मजा लेते हुए, लेकिन उसके खत्म करने से पहले ही मैं सब समझ चुका था। क्या तुम्हें उसका स्केड्यूल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल गए? वह थोड़ी शर्मिंदा सी आवाज में बोलेगी। मैं तुम्हें अगले कुछ दिन का उसका स्केड्यूल जल्दी ही भेज दूंगी। उसका पर्सनल नंबर नहीं मिल पाया, ठीक है? मैं उसके पास सीधे जाऊंगा। सूचिंग जैसी पोजीशन वाली लड़की अपना पर्सनल नंबर सीक्रेट रखेगी, यह तो आम बात है। जी वॉल तुरंत आगे कहती है, उसके आसपास हर वक्त बॉडीगार्ड्स रहते हैं। उसके पास जाना आसान नहीं होगा। क्या तुम जोर जबरदस्ती से जाओगे या चुपके से? मेरे चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आती है। सू ग्रुप की बिल्डिंग के बाहर मैं अपनी डिलीवरी वर्कर की यूनिफॉर्म ठीक करता हूँ। मैं एक पार्सल लेकर अंदर चलता हूँ। ये मिसेस सू के लिए एक डिलीवरी है, उनके पर्सनल सिग्नेचर चाहिए। रिसेप्शनिस्ट मुझे ऊपर जाने से पहले सेक्रेटेरिएट को फोन करती है। मैं डेडिकेटेड एलिवेटर से 88 फ्लोर पर जाता हूँ। एलिवेटर एक बड़े खुले एरिया में खुलता है। यहाँ 100 से ज्यादा लोगों का पूरा सेक्रेटेरिएट काम करता है, सब एक ही इंसान की सेवा में। मैं उस सेक्रेटरी के पीछे चलता हूँ जिसे मुझे एग्जीक्यूटिव ऑफिस तक ले जाने के लिए कहा गया था। सोचता हूँ कि मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ, तभी एक शख्स मेरे सामने आ जाता है। लिहुआ गुस्से से मेरी तरफ देखता है। मिस्टर कैंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लियू हुआ का चेहरा बिल्कुल भी स्वागत करने वाला नहीं था। उसे अभी भी याद है जब मैं कैंग के घर में सू चिंगहुआ के पास गया था। सू चिंगवेल ने इस बात का कोई इशू नहीं बनाया था और अब मैं एक डिलीवरी वर्कर बनकर वापस आया हूँ। वह 2 बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है। यहाँ क्या हो रहा है?
तुम बिना आइडेंटिटी चेक किए किसी को टॉप फ्लोर पे ले आए। इसे अभी के अभी बाहर निकालो। मैं अपना चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रखता हूँ। आपका मतलब क्या है? क्या सू ग्रुप डिलीवरी वर्कर्स को कम समझता है? लुहुआ ठंडी हंसी हंसता है। तुम तो बातों को पलटने में उस्ताद हो। हम हर पेशे की इज्जत करते हैं, लेकिन क्या तुम डिलीवरी वर्कर हो? क्या तुम्हारे पास वर्कर आईडी है? उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि मैं एक वर्क आईडी निकालता हूँ। मेरा चेहरा मुस्कुराहट और गुस्से के बीच में था। उसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। तुमने आज ही तो रजिस्टर नहीं किया ना? आईडी खुली हुई है, रजिस्ट्रेशन की डेट वहीं पर है। लुजुआ घूरता है। ये आज रजिस्टर नहीं हुआ था। ये सच में एक डिलीवरी वर्कर है। मैं बंद ऑफिस के दरवाजे की तरफ धीरे से आवाज देता हूँ, मिस सू, क्या आप अपनी डिलीवरी के लिए साइन करने को तैयार हैं? अंदर से एक साफ आवाज आती है, उसे अंदर आने दो। मैं लुआ की तरफ एक तिरछी नजर डालता हूँ, बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं। उसका चेहरा सख्त होते देख मैं उसके पास से गुजरता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। सू चिंगवेल का ऑफिस कम लग्जरी वाला था। काला, सफेद और ग्रे रंग का। उसमें गर्माहट का कोई निशान नहीं था। वह एक डॉक्यूमेंट साइन करना खत्म करती है उससे पहले कि वह ऊपर देखे। उसकी चमकती आंखें कुछ नहीं बताती। मैं डिलीवरी फॉर्म की तरफ इशारा करता हूँ, यहाँ साइन कीजिए मिस सू। उसकी नज़र मुझ पर एक पल के लिए रुकती है, फिर वह पेन उठाती है और साइन करती है। फिर मैं कहता हूँ, मिस सू, आप सच में शादीशुदा नहीं है ना? उसका पेन रुक जाता है। वह अपना सर ऊपर उठाती है। उसकी ठंडी आंखें मुझ पर टिक जाती हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने सही अंदाजा लगाया है। रजिस्ट्री में हाथ से लिखी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ऐसी गलतियां नहीं होती। सु चिंगवा पब्लिक में कहती है कि वह शादीशुदा है, फिर भी उसे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। जी वोल की इन्वेस्टिगेशन के बाद जवाब साफ है। सुचिंग वोल ने अपने परिवार को चुप कराने के लिए एक नकली पति बनाया था। वह कभी सच में रजिस्ट्री ऑफिस गई ही नहीं थी, इसलिए उसे नहीं पता कि मैं उसका पति हूँ। मिस सू, मैं जानता हूँ कि यह बात मानना मुश्किल लगता है, लेकिन हम सच में शादीशुदा हैं। सूचिंग धीरे से और शांति से बैठ जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मजाकिया मुस्कान आती है। मिस्टर कैंग, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। अगर मैं शादीशुदा नहीं भी होती तो भी मैं तुमसे सिर्फ सूफेशु को परेशान करने के लिए शादी नहीं करती। मैं रुकता हूँ। वह सूफेशु के साथ मेरी हिस्ट्री जानती है और उसने यह नतीजा निकाला है कि मैं यहाँ बदला लेने आया हूँ, इसलिए वह मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। मेरा यहाँ आना सूफेशु से कोई लेना देना नहीं है। सुचिंगवॉल मेरी बात काट देती है। मुझे तुम्हारे रोमांटिक चक्कर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जल्दी से साइन करना खत्म करती है। फिर वह डिलीवरी फॉर्म मुझे वापस दे देती है। दोबारा मुझे परेशान करने यहाँ मत आना। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। इससे मुझे थोड़ी जलन होती है। क्या तुम पहले ही थोड़ी ज्यादा बदतमीजी नहीं कर चुकी हो? तुमने ये साफ कर दिया था कि तुम मुझे हाईचिंग से बाहर चाहती हो। सू चिंगवॉल गुस्से से देखती है। क्या? मैंने कब? उसके खत्म करने से पहले एक अलग रिंगटोन बजती है। यह उसकी दादी के लिए सेट की गई थी। वह तुरंत फोन उठाती है। केयरटेकर की आवाज आती है, मिस सू, बूढ़ी मैडम फिर से गायब हो गई हैं। सूचिंग हुआ तुरंत दरवाजे की तरफ जाती है। मैं उसके पीछे जाना चाहता हूँ और बात खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन लियू हुआ मेरे सामने आ जाता है। मिस्टर कैंग, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहीं रुक जाएं। मैं लंबी सांस लेता हूँ। मुझे सू ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर मैं धीरे धीरे अपने घर की तरफ जाता हूँ। मैं अभी अपने घर के दरवाजे पर ही था जब मैं पीछे मुड़ता हूँ। पहले वाली बूढ़ी औरत मेरे पीछे चुपके चुपके चल रही थी। मैं उसे मजबूरी से देखता हूँ और अभी बोलने ही वाला होता हूँ कि वह मेरी कलाई पकड़ लेती है। दामाद जी, दोबारा मुझे पीछे छोड़ने की हिम्मत मत करना। मेरे किराए के घर में दादी सू डाइनिंग टेबल पर बैठी हैं और लगातार 3 ग्लास पानी पीती हैं। मैं गंभीरता से कहता हूँ, मैं सच में आपका दामाद नहीं हूँ। लेकिन बूढ़ी औरत अपनी बात पर अडिग है। वह अपने दोनों हाथों से ग्लास पकड़ती है और एक और लंबा घूंट लेती है। यह जानते हुए कि मैं उससे बात नहीं कर सकता, मैं अपना फोन निकालता हूँ और पहले वाला नंबर डायल करता हूँ। पहली रिंग पर ही फोन उठ जाता है। हेलो। औरत की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मैं अभी बोलने ही वाला होता हूँ कि बूढ़ी औरत मेरे हाथ से फोन छीन लेती है। थोड़ी दूरी पर सू चिंगवुल आसपास की गलियों में तलाशी ले रही है। उसका चेहरा शांत है, अंदर से वह चुपचाप परेशान है। यह दादी 87 साल की हैं और उन्हें डिमेंशिया है। शरीर कुछ समय से कमजोर हो रहा है। खतरा हमेशा बना रहता है। जैसे ही उसका फोन बजता है वह उठाती है और यहाँ उसकी दादी की आवाज है, हैरतअंगेज रूप से मजबूत और साफ। मुझे लेने मत आना, मैं अपने दामाद के साथ हूँ। दामाद जी, नंबर वही पहले वाला है। तो वह फिर उस लड़के के साथ है। सू चिंगवल गुस्से में पूछती है, तुम कहाँ हो? बूढ़ी औरत कहती है, नहीं बताऊंगी। सू चिंगवल कहती है, तुम्हें लगता है अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? बूढ़ी औरत गुस्से से जवाब देती है, तुम मुझे ढूंढने मत आना और न ही किसी को मेरे पीछे भेजना। सू चिंगवल बेचैनी से अपना सर खुजाती है। वह फोन पर हाथ रखकर धीरे से डॉक्टर से पूछती है, क्या हम उन्हें जबरदस्ती वापस ला सकते हैं? डॉक्टर अपना सर हिलाता है। अभी उनकी हालत में उन्हें परेशान नहीं कर सकते। बेहतर होगा उनकी मर्जी मान ली जाए। पहले वाला लड़का खतरनाक नहीं लग रहा था। सू चिंगवल न चाहते हुए भी बात मान लेती है और फोन की तरफ मुड़कर प्यार से कहती है, दादी, मुझे अभी भी आपकी दवा लानी है। बूढ़ी औरत जवाब देती है, मेरी दवा मेरे पास है, फिक्र करना छोड़ दो।
अच्छी लड़की बनो और मेरा इंतजार करो जब मैं तुम्हारे पति को घर लाऊंगी। यह कहकर वह फोन काट देती है और मुझे वापस दे देती है। वह खुद पर बहुत खुश लगती है। दामाद, काम हो गया। मैं हैरान हूँ, ये कैसी फैमिली है जो एक बूढ़े इंसान को ऐसे किसी अनजान के पास छोड़ देती है। मैं वापस कॉल करने ही वाला होता हूँ कि एक नोटिफिकेशन बजती है। उस नंबर से एक कॉन्टैक्ट रिक्वेस्ट आई है जिसमें लिखा है पोती। मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तुरंत एक मैसेज आता है, कृपया मेरी दादी का थोड़ी देर के लिए ख्याल रखना। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं लगभग हंस पड़ता हूँ। मैं एक ठंडा जवाब टाइप कर रहा हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ, ये कोई चैरिटी नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं खत्म करूँ, मुझे किचन से कुछ आवाज आती है और मैं देखने जाता हूँ। दादी सू अंडे उबाल रही हैं। अगर भूख लगी है तो सिर्फ अंडे नहीं खा सकते। छोटी सी बूढ़ी औरत मुड़ती है। उनका झुर्रियों वाला चेहरा सबसे प्यारी मुस्कान में बदल जाता है। दामाद, एक गरम अंडा अपने चेहरे पर दबाओ, इससे सूजन कम हो जाएगी। मैं चुप हो जाता हूँ। शायद मैंने खुद ध्यान नहीं दिया था। मैंने ऐसे दिखाया था जैसे थप्पड़ का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब से यह हुआ था, कुछ ठंडा मेरे चारों तरफ लपेटा हुआ था जो मुझे हर चीज से दूर रख रहा था। बूढ़ी औरत के शब्दों ने उसे हटा दिया। कमरे में गर्माहट भर जाती है। मैं अपने फोन की तरफ देखता हूँ। चैट विंडो पर एक ऑरेंज नोटिफिकेशन चमक रही है। आपको $3 लाख का ट्रांसफर मिला है। नोट, एक हफ्ते का खर्चा। अगर कम पड़े तो बता देना। मैं इनपुट बॉक्स में अभी भी ना भेजे गए मैसेज को देखता हूँ। अच्छा हुआ वह भेजा नहीं गया। मैं अपना जवाब फिर से टाइप करता हूँ, ठीक है। मैं ठीक से बता नहीं सकता कि मैंने क्यों हाँ की। मैं सोचता हूँ कि शायद उसने बहुत ज्यादा पैसे दिए थे। कैंग के घर पर कैंग बोडा का गाल बहुत ज्यादा सूज गया है। उंगलियों के निशान साफ दिख रहे हैं। ली रुयन गुस्से से कहती है, वह कमीना कैंग नांजू जरूर जल रहा होगा कि तुम मिस सू फेशुई से शादी कर रहे हो। जब तुम्हारे पापा वापस आए तो उनसे उसे सख्ती से निपटने को कहना। मिसेस कैंग धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आती है। उनका कमजोर शरीर साफ दिख रहा है। उनकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत है। नांजू ऐसा इंसान नहीं है। तुमने जरूर कुछ किया होगा जिससे उसने गुस्सा किया। उनकी आवाज में यकीन साफ था। कैंग बोडा यह देखता है और अपना गुस्सा पी जाता है। वह बात बदलता है। माँ, क्या आप डॉक्टर नैन को हाईचेंग यूनिवर्सिटी में काम करने के लिए बुला सकती हैं? मिसेस कैंग पक्के तौर पर मना कर देती है। बोडा, तुम किसी की शुक्रगुजारी का फायदा नहीं उठा सकते। डॉक्टर नैन ने इन सालों में इस फैमिली के लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। कैंग बोडा हैरान नहीं होता। वह कहता है, हाईचेंग यूनिवर्सिटी शहर की सबसे अच्छी है। शायद डॉक्टर नैन सच में वहां जाना चाहेंगे। हम बस यूनिवर्सिटी से उनका कनेक्शन बनाने में मदद कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे हम डॉक्टर नैन ने सालों से हमारे लिए जो किया है उसका बदला चुका रहे हैं। मिसेस कैंग को यह बात थोड़ी ठीक लगती है। वह अपना फोन निकालती है, तो मैं उनसे पूछूंगी। कैंग बोडा उनके पास बैठ जाता है और कहता है, डॉक्टर नैन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। कर्ज तो कब का चुका दिया गया है। क्या हमें उन्हें एक अच्छे डिनर पर नहीं बुलाना चाहिए? क्या उनसे खुद मिलकर पूछना बेहतर नहीं होगा? कैंग बोडा सोचता है कि डॉक्टर नैन कभी मिसेस कैंग को किसी चीज के लिए मना नहीं करते। अगर वह आते हैं तो मैं उनसे खुद मिलकर उनका पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट बनने का आइडिया रखूंगा। डॉक्टर नैन मना नहीं कर पाएंगे। मिसेस कैंग मान जाती है। वह डॉक्टर नैन को एक मैसेज भेजती है, डॉक्टर नैन, क्या आपके पास घर आने का टाइम होगा? जब मैं मैसेज देखता हूँ तो तुरंत चिंता होती है। मिसेस कैंग अचानक क्यों मिलना चाहती हैं? क्या उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है? उनकी खांसी के बारे में सोचकर मुझे बहुत जरूरी लगता है। मैं जवाब देता हूँ, फ्री हूँ। लेकिन जैसे ही मैं निकलने वाला होता हूँ, एक और मैसेज आता है, सैटरडे को काम के साथ मैं आपको एक सिंपल खाने पर बुलाना चाहूंगी। मुझे एहसास होता है कि मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया था। लेकिन कैंग के घर पर खाना? एक अजीब सी मुस्कान आती है। 10 साल पहले जब मैं घर से निकला था, पहले वीकेंड पर मैं वापस गया था। मैं बगीचे में खड़ा था और खिड़की से मिसेस कैंग, कैंग बोडा और कैंग वेंजोंग को देख रहा था। मिसेस कैंग बहुत खुश होकर मुस्कुरा रही थी। ली रुयन ने कहा था, देखो, वह एक असली फैमिली है। वापस मत आना और उन्हें फिर से परेशान मत करना। मैं चुपचाप चला गया। जो बर्थडे गिफ्ट मैं उनके लिए लाया था वह दरवाजे पर रख दिया। उसके बाद हर साल मैं एक गिफ्ट छोड़ देता था। इतने सालों बाद शायद अब उनसे सच में मिलने का टाइम आ गया था। मैं जवाब देता हूँ, मुझे ही होस्ट करना चाहिए। सैटरडे शाम 6 बजे मैं वहां मिलूंगा। मैं उन्हें रेस्टोरेंट की लोकेशन भेज देता हूँ। मिसेस कैंग खुशी खुशी मान जाती है। कैंग के घर जाना सिर्फ बेकार की लड़ाई का मतलब होगा। बेहतर होगा किसी शांत जगह मिलना जहां मैं उनकी तबीयत भी चेक कर सकूं। मैं चैट से बाहर आता हूं और पोती के कई मैसेजेस देखता हूं। दादी सू की देखभाल के लिए निर्देश। मैं चुपचाप दूसरे बेडरूम में जाता हूं और उन्हें एक छोटा वीडियो भेजता हूं। थोड़ी दूरी पर सड़क पर दो पूरी तरह से तैयार गाड़ियां बिना ध्यान खींचे खड़ी हैं। सू चिंगवाल उनमें से एक के अंदर काम कर रही है। नोटिफिकेशन बजती है। सू चिंगवाल अपना फोन उठाती है और देखती है। उसका हमेशा जैसा चेहरा थोड़ा हैरान लगता है। फैमिली डॉक्टर तुरंत पूछता है, क्या बूढ़ी मल्लिका को कुछ हुआ है? सू चिंगवू अपने होंठ दबाती है और उसे फोन दे देती है। वीडियो में दादी सू एक छोटे फूलों वाले बेड पर फैली हुई गहरी नींद में सो रही हैं और खर्राटे ले रही हैं।
अभी सिर्फ रात के 9 बजे हैं। दादी सू को रात के 1 बजे से पहले सुलाना आमतौर पर जल्दी माना जाता है। डॉक्टर का चेहरा पूरी तरह से हैरान है। बूढ़ी मल्लिका सच में इस जवान लड़के के साथ सबसे अलग तरह से रिएक्ट करती है। अगर वह उनके साथ हमेशा रह पाए तो मुझे सच में लगता है कि उनकी हालत सुधर जाएगी। सू चिंगहुओ की आंखें थोड़ी गहरी हो जाती हैं। वह अपने मन में कुछ सोच रही लगती है। अगली सुबह मुझे सू चिंगवोल से एक मैसेज मिलता है। क्या मैं आज रात अपनी दादी से मिलने आ सकती हूँ? मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल, कभी भी। मैं उन्हें सही एड्रेस भेज देता हूँ। सू चिंगवाल एड्रेस नोट करती है और जवाब देती है, परेशानी के लिए माफ करना। उन्हें आज रात फैमिली डॉक्टर को लाना होगा अपनी दादी को चेक करने के लिए, वरना उनकी चिंता खत्म नहीं होगी। और कोई जवाब न देखकर सू चिंगवाल समझ जाती है कि मुझे ज्यादा फॉर्मल बातें पसंद नहीं है। मेरे दरवाजे के बाहर मैं कुछ न करते हुए इंतजार कर रहा होता हूँ जब एक जानी पहचानी आवाज मुझ तक पहुंचती है। मैं मुड़ता हूँ। एक जाना पहचाना चेहरा। यह सुफेई शू है। वह चेहरा जिसे मैं गर्म और ख्याल रखने वाला याद करता था, अब मुझे गुस्से से देख रहा है। यूनिवर्सिटी में मैं हमेशा अकेला रहता था, एक अकेला इंसान। सुफेई शू गर्म और मिलनसार थी, हमेशा मेरी तरफ आती थी। वह मेरी एक लौटी असली दोस्त थी। अब हमारे बीच की हालत अजीब है। मैं हिचकिचाता हूँ, फिर पूछता हूँ, क्या कुछ गलत है? सूफे वह ठंडी हंसी हंसती है। कैंग बोडा ने मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में बताया। तुमने इसे क्यों छुपाया? मैं दूसरी औरत और नाजायज बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, और मैं यहाँ तुम जैसे किसी के पीछे 4 साल तक बेवकूफों की तरह भाग रही थी। क्या तुम्हें यह मजेदार लगा? मेरे सीने में कुछ जोर से कस जाता है। उसके अपने माँ बाप की शादी में परेशानी थी। खबरों के मुताबिक एक नाजायज बेटी भी शामिल थी, और फिर भी कैंग बोडा को मेरे बैकग्राउंड के बारे में सिर्फ कहना पड़ा और 4 साल की दोस्ती टूट गई। मैं पीछे हट जाता हूँ और हमारे बीच दूरी बना लेता हूँ। सूफेस शू आगे बढ़ती है। क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? क्या समझाऊं? ये समझाऊं कि मैं नाजायज क्यों हूँ, या यह कि मैंने ली रोइन के शरीर से पैदा होना क्यों चुना? मैं एक छोटी बेआवाज हंसी हंसता हूँ और जाने के लिए मुड़ता हूँ। अगर वह मेरे जन्म से आगे नहीं देख सकती तो दोस्ती का कोई फायदा नहीं। मेरी पक्की सोच सुफे शुए के अंदर कुछ गड़बड़ कर देती है। वह मुझे दूर जाते देखती है और उसके अंदर कुछ घबराहट होती है। बिना सोचे वह हाथ बढ़ाती है और मेरी कलाई पकड़ लेती है। तुम जा नहीं सकते। मैं पीछे देखता हूँ, क्या है? सूफे शू का चेहरा सख्त हो जाता है। उसे मेरा यह दूर और अलग रूप पसंद नहीं आता। उसे अपने अंदर कुछ बचाव वाला एहसास होता है। वह सोचती है, मैंने ही पहले छोड़ा था। यह ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे ही छोड़ दिया गया है? यह सोच उसके सीने में लिए वह मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहती है, अभी भी छोटे मोटे काम कर रहे हो? अभी तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली? क्यों ना मेरे पर्सनल असिस्टेंट बनकर काम करो? मैं अपनी कलाई छुड़ाता हूँ और ठंडे तरीके से मना कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक रहूंगा। सुफेचू आगे कहती है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा। मेरे पास ऑफिस के पास एक अपार्टमेंट है। तुम बस वहां रहो और मेरी रोज की जरूरतों का ख्याल रखो। 50,000 महीना, क्या ये काफी है? मेरी आंखें ठंडी हो जाती हैं। तुम मुझे रखेल बनाना चाहती हो? सुफेशु हंसी उड़ाती है कि तुम इसके लिए जरूर क्वालिफाइड होगे। तुम्हारी माँ आखिर दूसरी औरत थी। उस माहौल में पले बड़े हो, यह तो फैमिली में ही चलता है। मुझे यकीन है तुम बहुत प्रोफेशनल होगे। मैं उसे धक्का देता हूँ। मेरी आवाज बर्फ जैसी हो जाती है, ज्यादा मत करो। लेकिन वह गुस्सा नहीं होती। वह मुस्कुराती है। उसकी आंखों में कुछ जुनूनी और परेशान करने वाला है। कैंग नानजू, मेरा यकीन करो, देर सवेर तुम किसी न किसी के खिलौने बनोगे। तो मुझे ही क्यों नहीं चुनते? कम से कम मैं पुराने वक्त की खातिर तुम्हारे साथ नर्म रहूंगी। मैं तुम्हें सोचने का टाइम दूंगी। जब तुम अपना मन बदलो तो मेरे पास आना। यह कहकर वह मुड़ती है और चली जाती है। मैं खुद पर हंसता हूँ। मैं मुड़ता हूँ और सूचिंग वू को प्राइवेट रूम के दरवाजे पर खड़ा पाता हूँ। उसकी आंखें कुछ पढ़ी नहीं जा सकती। लियू हुआ मुझसे कहता है, मैं हमेशा सोचता था कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें स्टेबल नौकरी क्यों नहीं मिली, इतने सारे छोटे मोटे काम करते रहे। तो यह सू फिशरवे का दबाव था जिसकी वजह से यह हुआ। मैं उसे उलझन में देखता हूँ। लियो हुआ आह भरता है, तो तुम्हारा हमारे बॉस के पास आना सच में तुम्हारी मर्जी नहीं थी? आखिर हाइचिंग में शायद ही कोई सू फैमिली के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा। मैं अपनी आंखें छोटी करता हूँ, लेकिन उसे ठीक नहीं करता। 2 दिन बाद यह सच में पहली बार है जब हम में से किसी ने शांति से बात की है। लियू हुआ धीरे से सूचिंगवाल से कहता है, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? वह काफी बेचारा लगता है। मैं सोचता हूँ, हाँ जरूर, मेरी मदद करो। मुझे रजिस्ट्री ऑफिस ले चलो और यह शादी खत्म करवा दो। मेरी कंपनी पब्लिक होने का इंतजार कर रही है। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां पहुंचूं, मैं सूचिंग वू को ठंडे तरीके से कहते हुए सुनता हूं, मैं उसके लिए कुछ क्यों करूंगी जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वह मेरे पास से गुजरती है और चली जाती है। बेचारा, वह खुद देख सकती थी। मेरी आंखों में तरस नहीं था, बल्कि एक तेज मजाक था जो छुपा नहीं रह सकता था। और पहले ही उसकी पर्सनल स्केड्यूल पता करना सच में बहुत समझदारी दिखाता था। कॉरिडोर शांत हो जाता है। मैं वहां खड़ा रहता हूँ। ठंडी, मैं सोचता हूँ, वह बस ठंडी है। उस शाम सू चिंगवाल ऑफिस से टाइम पर निकलती है। वह शहर के बाहर पुराने रेजिडेंशियल एरिया में फलों का एक बैग लिए पहुंचती है। मैसेज से एड्रेस फॉलो करते हुए वह यूनिट ढूंढती है और दरवाजा खटखटाती है। अंदर से तुरंत एक जानी पहचानी आवाज आती है,
आ रही हूँ, आ रही हूँ। दरवाजा खुलता है। सू चिंगवा दादी सू को देखती है। वह ठीक लगती है। वह आसपास देखती है। ये लगभग 7 स्क्वायर मीटर का एक छोटा 2 बेडरूम वाला यूनिट है, लेकिन यह साफ और हैरतअंगेज रूप से गर्म है। बाथरूम से पानी चलने की आवाज आ रही है। क्या वह नहा रहा है? सू चिंगवल चौंक कर अपनी आंखें हटा लेती है और अचानक शर्मिंदा महसूस करती है। फैमिली डॉक्टर उसके पीछे जाने ही वाला होता है जब वह हाथ आगे करती है। मुझे सामान दो, गाड़ी में इंतजार करो। सू चिंगहुआ जल्दी और अच्छे से बूढ़ी औरत का ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और दिल की धड़कन चेक करती है। शायद इसलिए कि वह कल रात बहुत अच्छे से सोई थी। हर रीडिंग बहुत अच्छी आती है। बूढ़ी औरत गर्व से कहती है, मेरा दामाद मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखता है। सू चिंग आखिरकार अपनी चिंता छोड़ देती है। उसकी आंखें एक बार फिर बाथरूम की तरफ जाती हैं, फिर वह जाने के लिए सामान पैक करना शुरू करती है। बूढ़ी औरत पलक झपकती है। तुम डिनर के लिए नहीं रुकोगी? मेरा दामाद बहुत अच्छा खाना बनाता है। ये ठीक नहीं होगा। वह सामान नीचे रखती है। इसे यहाँ छोड़ दो तुम्हारी तबीयत चेक करने के लिए। बूढ़ी औरत की आंखें बदलती हैं। इसे वापस ले जाओ, यहाँ ये बेकार है। मेरे दामाद को इसका इस्तेमाल करना नहीं आता, और मुझे यहाँ डॉक्टर नहीं चाहिए। तुम हर दिन आना और खुद मुझे चेक करना। वह सोचती है, अगर मेरी पोती हर दिन आएगी तो वह अपने पति को देखेगी। वह दोनों अपने बीच कुछ बना सकते हैं और अलग रहने का यह सिलसिला खत्म कर सकते हैं। बूढ़ी औरत को दूर से एक मोटा ताजा परपोता उसे बुलाता हुआ महसूस होता है। सू चिंगवॉल जवाब देने ही वाली थी जब पानी की आवाज रुक गई। वह तुरंत खड़ी होती है, मेडिकल बैग पकड़ती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। मैं चलती हूँ, फिर कल फिर आपसे मिलने आऊंगी। दरवाजा बंद होता है जैसे ही मैं बाथरूम से कपड़े पहनकर बाहर आता हूँ। तुम्हारी पोती कहाँ है? वह चली गई। बोली, ये ठीक नहीं है। वह बहुत सीधी है, हमेशा उस ठंडे चेहरे के साथ। क्या इसलिए तुम उसके दामाद को पसंद नहीं करती? वह बदल सकती है, पता है। मैं कहता हूँ, मैं तुम्हारा दामाद नहीं हूँ। वह कहती है, नहीं, तुम हो। इन 2 दिनों में साथ रहकर मैंने पाया कि बूढ़ी औरत हर बात में नर्म और समझौता करने वाली थी, सिवाय इस एक बात के। कुछ दिन बाद दादी सू अचानक कहती हैं कि वह घर जाकर कुछ कपड़े लेना चाहती हैं। मैंने पोती को मैसेज किया और एड्रेस पूछा, लेकिन जब मैंने लोकेशन खोली तो मैं रुक गया। एस्टेट नंबर 1, ये तो सू फैमिली एस्टेट है। पूरा एस्टेट 3000 एकड़ में फैला है। सू फैमिली का पुराना घर ही 2000 से ज्यादा एकड़ में है। यह हाइचेंग का सबसे मशहूर अमीर इलाका है। मैंने सोचा था कि बूढ़ी औरत छोटे विलाज में से किसी एक में रहती होगी। मुझे कभी ख्याल नहीं आया कि वह एक सू थी। लेकिन जब हम पहुंचे तो मैंने बड़े खूबसूरती से बने काले गेट को देखा, उसकी पुरानी खूबसूरती और शाही शान के साथ। और मैं रुक रुक कर कहता हूँ, दादी, क्या यह सच में आपका घर है? बूढ़ी औरत ने नींद में पलक झपकाई। उसकी नजर धुंधली थी। दामाद, मुझे ठीक से याद नहीं। मेरे पास पोती को मैसेज करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जवाब तुरंत आता है, जहां हो वहीं रहना। मैं अभी आती हूँ। मैंने देखा कि सबसे करीब वाली पड़ोसी प्रॉपर्टी भी कम से कम 5 मिनट की ड्राइव पर है। ये घूमने फिरने की जगह नहीं है। मैंने दादी सू को पास के पत्थर के बेंच पर बैठने में मदद की। एक लग्जरी कार हमारे सामने आकर रुकती है। कैंग, बोडा और ली रूई बैकसीट से बाहर निकलते हैं और सीधे हमारी तरफ आते हैं। ली रूई इनकी भौहें कसी हुई हैं। कैंग, नानजू, मुझे पता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह आज कैंग बोडा के साथ सू एस्टेट में मिलने आई थी और दूर से गेट के बाहर एक नौजवान को घूमते हुए देखा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सच में मैं हूंगा। कैंग बोडा बंद गेट को देखता है। नानजू, क्या तुम फिर से मिस सू चिंगवुल को परेशान करने आए हो? इस पर ली रुयन भड़क उठती है। तुम बेशर्म! क्या तुम्हें पता है आज क्या है? अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। अगर तुमने बोडा की फैमिली इंट्रोडक्शन खराब की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं उनसे जितना तंग आ चुका हूँ। दादी सू यहाँ है। मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। मैंने अपनी जलन को दबाया और सीधे से कहा, मैं बूढ़ी औरत को घर छोड़ने आया हूँ। हम गलत मोड़ पर आ गए थे। कैंग बोडा बिना सोचे कहता है, क्या यह तुम्हारी पत्नी की दादी नहीं है? वह यहाँ कैसे रह सकती हैं? मैंने पलट कर कहा, क्यों नहीं, क्या यह एस्टेट तुम्हारा है? ली रुयन मुझ पर बरसती है। तुम्हें क्या लगता है तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारी गरीब पत्नी की दादी यहाँ रहती है। वह सीधे बूढ़ी औरत की तरफ मुड़ती है। बूढ़ी औरत, अगर आप यहाँ रहती हैं तो बताइए आपका कौन सा विला है? मैं गुस्से में देखता हूँ और बोलने ही वाला होता हूँ जब बूढ़ी औरत अचानक खड़ी हो जाती है। मुझे अब याद आया, ये मेरा घर है। दामाद, मुझे अंदर ले चलो। वह मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे गेट की तरफ खींचती है। हम अभी भी एंट्रेंस से लगभग 100 मीटर दूर हैं। कैंग बोडा कहता है, नानजू, इतने बहाने, और फिर भी बात इस बूढ़ी औरत को सू एस्टेट में घुसने का जरिया बनाने पर आ गई। मैं रुकता हूँ और गेट की तरफ देखता हूँ। जब से मैंने इसे पहली बार देखा था तब से एक शक बन रहा था, लेकिन मैं उन मैसेजेस में मिली नर्म ख्याल रखने वाली पोती को उस ठंडी और सख्त सू चिंगू से जोड़ नहीं पा रहा था। हो सकता है बूढ़ी औरत को गलत एड्रेस याद हो। मैं फिर से चेक करने ही वाला था जब ली रुयान आगे बढ़ती है और दादी सू की तरफ हाथ बढ़ाती है। ऐसे झूठ के साथ आना? बेशर्म!
तुम सू एस्टेट में गड़बड़ करने की हिम्मत मत करना। मैं चौंक जाता हूँ। एक हाथ दादी सू के गिर्द लपेटता हूँ, दूसरे से ली रुहियन को पकड़ता हूँ। मैं उसे जोर से पीछे धकेलता हूँ। बूढ़ी औरत इस उम्र की है, वह हल्की सी चोट भी नहीं सह सकती। ली रुहियन कई कदम पीछे लड़खड़ाती है। जब वह संभलती है तो चिल्लाती है, तुमने सच में अपनी माँ को इस बूढ़ी चुड़ैल के लिए मारा? मैंने उसे नजरअंदाज किया और तुरंत दादी सू को चेक किया। बूढ़ी औरत ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। वह पूरी तरह कांप रही थी, उसका शरीर उसके कंट्रोल से बाहर हिल रहा था। मैंने उन्हें संभाला। मैंने उनकी जेब से जल्दी असर करने वाली दिल की दवा निकाली। मैंने बॉटल खोली, वह खाली थी। मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। उनकी हालत नाजुक है, सीने पर दबाव सिर्फ आखिरी चारा होना चाहिए। उन्हें दवा चाहिए। मैंने अपनी नज़र गेट की तरफ घुमाई। सू फैमिली के पास दवा होगी। अगर वह सू नहीं भी हैं तो वह पड़ोसी हैं। वह किसी को अपने दरवाजे पर मरने नहीं देंगे। मैंने उन्हें अपनी बाहों में उठाया। डरो मत दादी, मैं आपको आपकी दवा के लिए ले जा रहा हूँ। लेकिन कैंग बोडा अचानक मुझे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वह मेरा हाथ जोर से पकड़ता है। नांजू, ये बंद करो। सू फैमिली तुम्हें अंदर नहीं जाने देगी। वह बूढ़ी औरत को देखता है। उसकी आंखों में कुछ अंधेरा सा गुजरता है। वह सोचता है, इनकी हालत ठीक नहीं लग रही, शायद यह बच न पाए। और अगर यह यहाँ मर जाती है, कैंग नांजू की पत्नी इसके लिए उससे नफरत करेगी। इस पल मेरे अंदर एक गुस्सा उमड़ रहा था जिसे मैं मुश्किल से रोक पा रहा था। मैंने उसे जमीन पर लात मारी। अगले ही पल कुछ मेरी टांग से लिपट जाता है। ली रोहन जमीन पर है। उसने अपने दोनों हाथों से मेरी टांग को पूरी ताकत से पकड़ रखा है। वह चिल्लाती है, मैं मर जाऊंगी, मेरा अपना बेटा मुझे मार रहा है। मैं मर जाऊंगी, पर इस बूढ़ी औरत को सू फैमिली पर धोखा नहीं करने दूंगी। मैं गुस्से से कांप रहा हूँ, लेकिन दादी सू मेरी बाहों में है। मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रहा। तभी एक काली लग्जरी कार पास आकर रुकती है। सू चिंगवाल बाहर निकलती है। यहाँ क्या हो रहा है? कैंग बोडा कहता है, मिस सू, नांजू इस मरती हुई बूढ़ी औरत का इस्तेमाल करके सू एस्टेट में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाया। मैं धीरे से पलटता हूँ। जब सू चिंगवाल देखती है कि मैंने किसे पकड़ा हुआ है तो उसकी आंखें तेजी से सिकुड़ जाती हैं। उसका चेहरा शांत रहता है। अंदर से वह बहुत डरी हुई है। दादी सू वह इंसान है जिसके वह इस दुनिया में सबसे करीब है। उनकी सेहत पिछले कुछ सालों से लगातार खराब हो रही है। डॉक्टर ने पहले ही इशारा दे दिया है कि वह शायद इस साल न बच पाएं। सू चिंगवा उन्हें खो नहीं सकती। मैं उसे आते हुए देखता हूँ और पहले ही सब समझ चुका हूँ। बूढ़ी औरत का दिल, उनकी दवा खाली है। जल्दी से उन्हें दवा दो और वह ठीक हो जाएंगी। सू चिंग अपने होंठ दबाती है और अपनी दादी को मेरी बाहों से लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। फिर वह पीछे देखे बिना एस्टेट के अंदर भाग जाती है। मैं पीछे नहीं जाता, क्योंकि ली रुयान अभी भी मेरी टांग से चिपकी हुई थी। कैंग बोदा हैरानी से सू चिंग वोल के जाते हुए रूप को घूरता है। उसके अंदर एक तीखी, बेचैनी भरी घबराहट उठती है। वह खुद दादी सू तो नहीं हो सकती है ना? ली रुयन कहती है, मिस सू सिर्फ इसलिए घबरा रही हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कोई उनके दरवाजे पर मर जाएगा। इससे सू फैमिली ऐसी लगेगी जैसे उन्होंने कुछ नहीं किया। इज्जत के लिए बुरा है। कैंग बोडा गुस्से में देखता है और इस पर सोचता है। सही है, कैंग नांजू की पत्नी सू चिंगवाल नहीं हो सकती। वह सच में ज्यादा सोच रहा है। तभी सूज एस्टेट का गेट खुलता है और सू फेशू बाहर निकलती है। कैंग बोडा का चेहरा खिल उठता है। फेशू, तुम कार पार्क में इंतजार कर सकती थी, तुम गेट तक क्यों आई? सू फेशू के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी थी। कैंग बोडा ने मैसेज किया था कि वह लगभग पहुंच गया है, लेकिन कहा कि तोहफे बहुत ज्यादा हैं उठाने के लिए और उससे मदद करने को कहा। उसने कार पार्क में बहुत देर तक इंतजार किया, पर उसका कोई निशान नहीं मिला, तो वह बाहर देखने आई। और पहला इंसान जिसे वह देखती है वह मैं हूँ। उसके कदम लड़खड़ाते हैं। एक पल में उसके चेहरे से नाराजगी गायब हो जाती है। वह एक नरम चेहरा बनाती है और कैंग बोडा की तरफ मुड़ती है। तुम्हारा यहाँ पहला बार है। मुझे चिंता थी कि तुम्हें रास्ता ढूंढने में मुश्किल होगी। कैंग बोडा मुस्कुराते हुए उसके पास जल्दी से आता है। फेशू, तुम कितनी ख्याल रखने वाली हो? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। क्या बूढ़ी मल्लिका घर पर है? उनकी सेहत ठीक नहीं है, वह घर पर आराम कर रही है। दादी सू अलग रहती है, अपने अलग आंगन में, और मेहमानों को इजाजत नहीं देती। तो सच में सू फेशू को कोई आइडिया नहीं है कि वह सच में वहां है या नहीं। कैंग बोडा इस बात को सच मान लेता है और साफ तौर पर आराम महसूस करता है। सू फेशू मुझे देखती है, जलन, हसद या नाराजगी ढूंढती है, लेकिन मेरे चेहरे पर सिर्फ एक ठंडा, गहरी सोच वाला अंधेरा है। मेरे सारे ख्याल दादी सू पर थे। मेरे पास उनके इस छोटे से नाटक के लिए कोई ध्यान नहीं था। इस वक्त तक मैं लगभग पक्का था कि पोती सू चिंग वुल है। मैं गेट को घूरता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मैं अंदर जाने की कोशिश करूँ तो क्या मुझे रोका जाएगा। तभी मेरे सामने एक परछाई पड़ती है। सू फेशू ठीक मेरे सामने खड़ी है। कैंग नांजू, क्या यहाँ आने का मतलब है कि तुम सुधर गए हो? मैं कुछ नहीं कहता, चेहरा अंधेरा। सू फेशू एक ठंडी हंसी हंसती है। अगर तुम सुधर गए हो तो बस मुझे फोन करना। तुम्हें सू एस्टेट में आने की इजाजत किसने दी? क्या तुम्हें लगता है ऐसा गेट एक नाजायज बच्चे के लिए खुला है? लेकिन अगर तुम सच में अंदर देखना चाहते हो तो एक तरीका है, तुम्हें बस इतना करना होगा।
उसके खत्म करने से पहले कैंग बोडा बीच में बोलता है, फेशी, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। नांजू अपनी पत्नी की दादी का इंतजार कर रहा है। बूढ़ी औरत को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। मिस सू चिंगवू उन्हें इमरजेंसी इलाज के लिए अंदर ले गई है। सू फेशु पलक झपकाती है। क्या? उसकी पत्नी? कैंग बोडा हल्के से कहता है, हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, नांजू की शादी हो गई है। सू फेशु की आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। वह दांत पीसकर कहती है, कैंग नांजू, वह कौन है? मेरी आंखों में साफ तौर पर नफरत दिखती है। सू फेशु, मेरी पत्नी कौन है इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सू फेशु की आवाज तेजी से ऊंची हो जाती है। कैसे इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है? मैं देखना चाहती हूँ कि कौन मेरी इजाजत के बिना तुमसे शादी करने की हिम्मत करेगा। कैंग बोडा जल्दी से बताता है, नांजू की माँ ने जो कहा उसके हिसाब से वह बस सड़क की कोई लड़की है। सुफेशु अपनी मुट्ठियां भींचती है। क्या तुम खुद को इतना नीचा समझते हो? एक नाजायज बेटा और एक आम लड़की, क्या खूब जोड़ी है। कैंग बोडा आगे कहता है, नांजू भी नाराज होगा, शायद इसलिए वह मिस सूचिंगवा को परेशान करता रहता है। मैं एक ठंडी नफरत भरी हंसी हंसता हूँ। कैंग बोडा, तुम खुद को कैंग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा कहते हो, फिर भी तुम्हारा दिमाग एक गंदी नाली है। कैंग बोडा का चेहरा सख्त हो जाता है। वह अपनी मुट्ठी कसता है और नाटकी चिंता के साथ आह भरता है। मैं जानता हूं तुम ये फेशु और मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हो, लेकिन मिस सू चिंगवू की पहले ही शादी हो चुकी है। तुम्हें किसी और की शादी तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सुफेशु को एहसास हुआ, वह कई दिनों से मेरी कॉल का इंतजार कर रही थी। अगर मैं सुधर जाता तो वह जाने देती, लेकिन मैं गया और शादी कर ली। उसे एहसास होता है और वह गुस्से में बोलती है, इससे पता चलता है कि तुम्हारी पत्नी की दादी मेरे दरवाजे पर क्यों गिरी। तुम मेरी ब्यूआ के लिए यहाँ आए थे, है ना? कैंग नांजू, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? वह गुस्से से मेरी तरफ इशारा करती है और गेट सिक्योरिटी की तरफ मुड़ती है। इसे ध्यान से देखो, इस चेहरे को याद रखना, यह फिर कभी सू स्टेट में कदम नहीं रखेगा। कैंग बोडा अपना सर नीचे करता है ताकि अपने होंठों के किनारे पर बन रही संतुष्टि को छुपा सके। सुफेशु का अभी भी इस गेट पर कुछ कहना चलता है, लेकिन अगले ही पल सू एस्टेट का बटलर अंदर से बाहर आता है। उसकी नजर पूरे ग्रुप पर घूमती है और मुझ पर आकर रुकती है। मिस्टर कैंग नांजू, मिस चिंग आपको अंदर बुलाती हैं। कैंग बोडा जम जाता है। सुफेशु पूरी तरह हैरानी से घूरती है। मैं गेट सिक्योरिटी की तरफ देखता हूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट और नहीं के बीच का कोई भाव था। तो क्या मैं अब अंदर जा सकता हूँ? गार्ड सुफेशु पर एक सावधानी भरी नजर डालता है, फिर बिना हिचकिचाए गेट खोल देता है। वह अच्छे से जानता है कि इस घर में असली ताकत किसके पास है। मैं अंदर जाता हूँ। सुफेशु और दूसरे पीछे पीछे आते हैं। ली रुइन मुझे घूरती है। मिस सूचिंगवाल ने शायद तुम्हें अपनी दादी को लेने के लिए बुलाया है। एक बार जब वह तुम्हें मिल जाए तो तुम दोनों को जल्दी से निकल जाना चाहिए, और हिम्मत भी मत करना सू फैमिली के फर्श गंदे करने की। ओ कमीनी औरत। यह बोलकर वह सब लिविंग रूम में अंदर चले जाते हैं, और वहां मेन सोफा के बीच वाली सीट पर सीधी बैठी हुई ग्रैंडमा सू हैं। बूढ़ी औरत उन्हें तेज नजरों से घूरती है। तुम बुरी औरत, किसे कमीनी कह रही हो? उन्होंने अच्छे फॉर्मल कपड़े पहने हैं, लेकिन उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही। सूचिंगवाल उनके बगल में शांत और गंभीर बैठी है। ली रुयन सख्त हो जाती है। कैंग बोडा के पैर लगभग कांपने लगते हैं। सुफेक्सु सही वक्त पर उसका हाथ पकड़ लेती है। सुफेक्सु हैरान दिखती है। क्या हुआ तुम्हें? कैंग बोडा के हाथ कांप रहे हैं। वह पहले ही अपनी औकात से ऊपर शादी कर रहा है। इस घर का हर बड़ा उसके लिए बहुत जरूरी है, जिसे उसे ध्यान से खुश करना है, और उसने पहले ही बूढ़ी मल्लिका को दरवाजे के अंदर आने से पहले ही नाराज कर दिया है। वह जबरदस्ती मुस्कुराता है। नांजू, तुमने हमें क्यों यकीन दिलाया कि बूढ़ी मल्लिका तुम्हारी बीवी की दादी है? तुम्हारी वजह से हमने उनकी बेइज्जती की। मुझे तुरंत महसूस होता है कि कई शक भरी नजरें मेरी तरफ मुड़ जाती हैं। ली रुयन जल्दी से बात समझ जाती है। तुम्हें पता था कि बूढ़ी मल्लिका को भूलने की बीमारी है, और तुमने उन्हें धोखा देने के लिए इसका फायदा उठाया। तुम्हें क्या लगता है सूज एस्टेट कैसी जगह है? घुटनों पर बैठ जाओ और अभी माफी मांगो। मेरी आंखें शांत हो जाती हैं तो वह सब कुछ मुझ पर डाल देंगे, और कैंग बोडा का नाम इस तरह आसानी से साफ कर देंगे। चालाक। एक चाय का कप कमरे में उड़ता हुआ आता है और जोर से टकराता है। गरम चाय ली रुयन के कपड़ों पर गिर जाती है। वह आवाज निकालने की हिम्मत नहीं करती। बूढ़ी मल्लिका की आवाज गुस्से से ऊंची हो जाती है। तुम बदतमीज औरत, ये मेरी पोती का पति है। ली रुहियन जलने का दर्द सहती है और कहती है, बूढ़ी मल्लिका, आपको इसने धोखा दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि उसकी बीवी कोई नहीं है। बहस करने की जरूरत नहीं है। सीधे उस इंसान से क्यों नहीं पूछ लेते? सुफेशु की माँ बगल से बोलती है। चिंगहुआ, क्या यह सच में तुम्हारा पति है? मैं चुपचाप सुचिंगवोल को देखता हूँ और वह जवाब सुनता हूँ जिसकी मुझे उम्मीद थी। नहीं। कितनी एहसान फरामोश औरत है। कांग बोडा का चेहरा साफ राहत के साथ खुशी से चमक उठता है। ली रोयन अपना होंठ सिकोड़ती है। मुझे पता था, यह सब कैंग नांजू की करतूत है। मैं हल्की ठंडी हंसी हंसता हूँ और जवाब देने ही वाला होता हूँ, जब सुचिंगवाओ आगे कहती है, मेरी दादी ने उसे किसी और को समझ लिया था जिसे वह जानती थी, इसलिए मैंने मिस्टर कैंग से कहा था कि वह थोड़ी देर के लिए उनका ख्याल रखें। सब लोग चुप हो जाते हैं। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी।
थोड़ी देर बाद कैंग बोडा अपना सर झुकाता है और कहता है, अच्छा नांजू, तुमने हमें यह बताया क्यों नहीं? अगर तुम बता देते तो यह गलतफहमी होती ही नहीं। सू चिंगवाल सोफा पर आराम से बैठ जाती है। उसका अंदाज आम है, लेकिन जब वह बोलती है तो उसकी मौजूदगी सब पर हावी हो जाती है। मिस्टर कैंग बोडा, जब मुश्किल आती है तो दूसरों के पीछे छुपना और इल्जाम किसी और पर डाल देना, क्या कैंग फैमिली अपने बच्चों को यही सिखाती है? ग्रैंडमा सू तुरंत गुस्से से कहती है, तो तुम्हें लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ कमी है तो मैं तुम्हारे छोटे मोटे खेल नहीं समझ सकती? तुमने गलती की, तुम्हें कोई अफसोस नहीं, और फिर तुम किसी और को अपने साथ नीचे गिराने की कोशिश करते हो। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? ग्रैंडमा सू सीधे सू फेशुए को देखती हैं। सगाई तोड़ दो, मैं इस आदमी को अपनी पोती के पति के रूप में नहीं मानूंगी। कैंग बोडा पूरी तरह सख्त हो जाता है। उसने इस सगाई के लिए इतनी लंबी और इतनी मेहनत की थी, ये ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती। वह सू फेशु को देखता है, लेकिन उसकी नजरें अभी भी मुझ पर हैं। वह साफ तौर पर अभी तक ठीक नहीं हुई है, यह जानकर कि मैं शादीशुदा हूँ। उसके झटके और गुस्से से कैंग बोडा अपनी मुट्ठी कस लेता है, सुफेचू के पास जाता है और कहता है, फेशु, यह मेरी गलती है। फिक्र मत करो, अगर सगाई टूट भी जाती है तो भी वह मुलाकात जो मैंने तुमसे वादा की थी वह जरूर होगी। सुफिशी होश में आती है। कैंग बोडा अभी भी उसे डॉक्टर नान से मिलवाने वाला है। नए एनर्जी प्रोजेक्ट्स के इस दौर में डॉक्टर नान सबसे बड़े नामों में से एक है। वह जल्दी से ग्रैंडमा सू की तरफ मुड़ती है। बड़ी दादी, कैंग बोडा को कुछ पता नहीं था, कृपया उसे माफ कर दीजिए। और वैसे भी सगाई के तोहफे पहले ही बदल चुके हैं, अब सगाई तोड़ना सबके लिए अजीब होगा। ग्रैंडमा सू उसे देर तक देखती है। जो तुम्हारी मर्जी। पोती के मामले उसके माँ बाप को फैसला करने हैं। वह आगे और दखल नहीं देना चाहती। लेकिन सू फेशु की माँ मुस्कुराती है और कहती है, दादी, क्या आप मुलाकात का तोहफा भूल गई? ये सुनते ही ग्रैंडमा सू की पलकें तुरंत झुक जाती हैं। मैं किसी से फेस श्वाई को $1,80,000 ट्रांसफर करवा दूंगी। सू फेशु की माँ का चेहरा सख्त हो जाता है। लेकिन आपने पहले कहा था कि आपको उनके नए शादीशुदा होने पर पैसे की तंगी की चिंता थी। क्या आप उन्हें शेयर्स का 2% नहीं देने वाली थी? सू फैमिली में सबसे अमीर इंसान ग्रैंडमा सू है। वह खुद एक ताकतवर फैमिली से आई थी जिसके पास बहुत सारा दहेज था, और वह सू ग्रुप के 20% शेयर्स को कंट्रोल करती है। सुफेशी की मां लंबे समय से साजिश कर रही थी इस शादी के जरिए उन शेयर्स का एक बड़ा हिस्सा निकालने की। सब कुछ तय था, लेकिन बूढ़ी मल्लिका ने आखिरी पल में अपना इरादा बदल दिया है। ग्रैंडमा सू उसे ऐसी मुस्कुराहट से देखती है जो पूरी तरह मुस्कुराहट नहीं है। मैं इस पोती के दामाद से खुश नहीं हूँ, इसलिए मैंने जो दे रही थी वह बदल दिया है। कैंग बोडा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। यह बेइज्जती उसे तोड़ देती है। इस घर में बहुत सारे नौकर हैं, यह बात सब जगह फैल जाएगी। आखिर में पूरा हाईचेंग इसके बारे में सुनेगा। लेकिन ग्रैंडमा सू को इस सब की कोई परवाह नहीं है। वह बस मुझे और सूचिंग वाल को अपने निजी आंगन में ले जाती है। फिर वह दूर जाने का कोई बहाना ढूंढती है, सूचिंग बुल को अपने दामाद का ठीक से ख्याल रखने के लिए छोड़कर। अब आंगन में सिर्फ हम दोनों हैं। रात घनी अंधेरी है। मैं सूचिंग बुल के बगल में खड़ा हूँ। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि शुरुआत कैसे करूं, तभी सूचिंग वाल अचानक मेरी तरफ मुड़कर देखती है। उसकी भौहें चढ़ी हुई हैं और उसकी आंखों में साफ नफरत है। मैंने पीछे हटने से मना कर दिया और उतनी ही सीधी तरह से उसे देखा। सूचिंग वू का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वह सोचती है, इसने दादी को यह सब कहने के लिए सच में उकसाया। उसके इरादे साफ तौर पर नेक नहीं है। दादी का उससे इतना जुड़ना एक इत्तेफाका हो सकता है। वहां कोई साफ हेराफेरी का निशान नहीं है। इस आदमी का दादी को अपने पास रखने की मर्जी शायद इसलिए है क्योंकि उन्होंने गलती से अपनी पहचान बता दी थी। फिर मुझे इसकी असल बात याद आती है। मुझे याद है तुमने अपने मैसेजेस में कहा था कि तुम मेरा एक काम करोगी। क्या हम रजिस्ट्री ऑफिस साथ जा सकते हैं और अपनी शादी की हैसियत चेक कर सकते हैं? सू चिंगवेल गुस्से वाले चेहरे से कहती है, ठीक है, लेकिन अगर यह झूठ निकला तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी दादी का इस्तेमाल मुझसे करीब आने के लिए बंद कर दोगे। ग्रैंडमा सू का सर एक खिड़की से बाहर निकलता है। क्या तुम मेरे दामाद को तंग कर रही हो? सू चिंगू का चेहरा सख्त हो जाता है। नहीं, रात का खाना सिंपल है। एक सूप में 4 सब्जियां, सिर्फ 3 लोगों के लिए काफी। लेकिन ग्रैंडमा सू को ज्यादा भूख नहीं है। वह कुछ निवाले खाती हैं और फिर अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख देती हैं। दामाद, मैं थक गई हूँ, चलो घर चलते हैं। कृपया खुद को ज्यादा मत थकाओ, आज रात यहीं घर पर आराम करो। छोटा आंगन एक प्राइवेट केयर फैसिलिटी की तरह तैयार है। हर तरह के मेडिकल उपकरण मौजूद हैं। लेकिन बूढ़ी औरत बेचैनी से मेरा हाथ पकड़ती है। तो क्या तुम रुककर मेरा साथ दे सकते हो? मैं अपनी भौहें सिकोड़ता हूँ और सू चिंग वॉल को देखता हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी बूढ़ी औरत की चिंता है, लेकिन इस औरत ने मेरे लिए अपनी नफरत साफ दिखा दी है। वह सोचती है कि मैं बूढ़ी औरत का इस्तेमाल उसके करीब आने के लिए कर रहा हूँ। वह कभी राजी नहीं होगी। सू चिंगवा रुकती है और फिर कहती है, ठीक है। फिर वह मुझे एक मतलब भरी नजर देती है। इशारा साफ है, यह पूरी तरह से उसकी दादी के लिए है। मुझे कोई और ख्याल नहीं रखना चाहिए। ग्रैंडमा सू बहुत खुश होती हैं। वह खरुशी से कहती हैं, जहां मेरा दामाद है वहीं मैं हूँ। रात के खाने के बाद मैं ग्रैंडमा सू को उनके कमरे में वापस ले जाता हूँ। वह आज के वाकये के बाद सच में थक गई होंगी। जैसे ही वह लेटती हैं वह सो जाती हैं। उनकी नींद बहुत बेचैन है। मेरे पास कोई और चारा नहीं है सिवाय बिस्तर के पास बैठने और उनके साथ रहने के। खिड़की के बाहर सू चिंग वू का चेहरा गंभीर है। दादी को क्या हो रहा है?
फैमिली डॉक्टर, जिसका साइकोलॉजी में बैकग्राउंड है, कहता है, मैं यह नहीं कह सकता कि बूढ़ी मल्लिका इस नौजवान से इतनी क्यों जुड़ गई है, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वह इतनी बेचैन क्यों है। मुझे लगता है कि बूढ़ी मल्लिका को महसूस हो रहा है कि वह इस साल शायद न बच पाए। उन्होंने डर है कि जब वह चली जाएंगी तो तुम्हें बांधने के लिए कुछ नहीं होगा। यह दामाद ही एक अकेला इंसान है जिसे वह तुम्हारे साथ रहने के लिए छोड़ सकती है। सू चिंगवुल शांत हो जाती है। उसकी गहरी आंखों में कुछ हलचल होती है जिसे पूरी तरह दबाना मुश्किल है। बहुत देर बाद ही शांति वापस आती है। वह चांदनी में खड़ी है, जैसे वह बस मुड़कर अपने पीछे के अंधेरे को खुद को सौंप देगी। कुछ देर बाद वह अचानक मुड़ती है और तेजी से वापस मेन घर की तरफ जाती है। कैंग बोडा का रात का खाना एक मुश्किल अनुभव है, 2% शेयर्स के नुकसान की वजह से। सुफेशिये की माँ लू मेक्स्यू बहुत नाराज है और नरम बोलने की कोई कोशिश नहीं करती। क्या कांग नांजू तुम्हारी फैमिली का नाजायज बच्चा नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि वह बूढ़ी मल्लिका को मना सकता है और तुम नहीं? कैंग बोडा सिर्फ अपना सर झुका सकता है। आंट लू, मेरे पास नांजू जैसी बातें करने का तरीका नहीं है। मैं लोगों को मनाने में उतना अच्छा नहीं हूँ। लूमहू गुस्से से सांस लेती है। मुझे परवाह नहीं कि तुम ये कैसे करते हो। मुझे वह 2% शेयर्स वापस दिलाओ, वरना इस घर में फिर कभी कदम रखने की सोचना भी मत। कैंग बोडा अपनी शिकायतों को निगल जाता है। वह खाना सहता है और आखिर में खुद को जाने की इजाजत दिलाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसके जाने से पहले सू चिंगवाल वापस आती है। जैसे ही वह अंदर आती है, उसकी मौजूदगी से पूरा कमरा दबाव से भर जाता है। वह टेबल पर बचे हुए खाने को देखती है और उसका चेहरा और भी गुस्से से भर जाता है। उसकी दादी ने आज रात कुछ नहीं खाया और यह लोग यहाँ पूरा खाना मजे से खा रहे थे। लुमेजू वह चेहरा देखती है और समझदारी से कुछ नहीं कहती। यह सुफेशु के पिता सु यूजिन हैं, जो अपनी भौहें सिकोड़ते हैं और पूछते हैं, चिंगवा तुम वापस क्यों आई हो? सु चिंगवा इस आदमी को नजरअंदाज करती है जो सिर्फ नाम के लिए उसका बड़ा भाई है। वह बस कैंग बोडा को देखती है। क्योंकि सगाई अभी भी है तो तुम अब सु फैमिली का हिस्सा हो, सही कहा ना? तो इस फैमिली के सदस्य के रूप में तुम इसके नियम मानोगे। तुमने आज अपने बड़ों की बात नहीं मानी। तुम रात भर एंसेस्ट्रल हॉल के सामने घुटनों पर बैठोगे। सूचिंग उसके पीछे इशारा करती है, बिना किसी को बहस करने का मौका दिए। 2 बॉडीगार्ड्स कांग बोडा के पास आते हैं। यंग मास्टर कैंग, अगर आप कृपया करें। कैंग बोडा पूरी तरह से हैरान है। पूरी रात घुटनों पर बैठना, उसे पूरी जिंदगी लाड प्यार मिला है, वह यह सब कैसे संभालेगा? वह बेचैनी से सुफेशु को देखता है, लेकिन वह साफ तौर पर फैमिली हेड के अधिकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करती। वह एक गहरी सांस लेता है और बॉडीगार्ड्स के पीछे चलता है। दरवाजे से गुजरने से ठीक पहले वह सुफेशु को पूछते हुए सुनता है, और चिंगवॉल, कांग नंजू का क्या वह चला गया है? फिर वह सू चिंगवॉल का जवाब सुनता है, जिसमें चेतावनी का सुर है। वह मेरा मेहमान है। वह आज रात एस्टेट में रुक रहा है। कॉन्ग बोडा बॉडीगार्ड्स के साथ एंसेस्ट्रल हॉल पहुंचता है। एक बॉडीगार्ड कहता है, मिस ने कहा है कि क्योंकि तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है, तुम सू एंसेस्ट्रल हॉल में अंदर नहीं आ सकते। बाहर घुटनों पर बैठो। बाहर की जमीन सख्त नीली ईंटों की है। कॉन्ग बोडा कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों बॉडीगार्ड्स अपने हाथ पीछे बांधे खड़े हैं, बिना किसी भाव के उसे घूरते हुए। अक्टूबर का महीना है। रातें पहले ही ठंडी हैं। कैंग बोडा लगातार कांपता है। तेज ठंड उसके घुटनों से उसकी हड्डियों तक जा रही है। वह धोखा देने के बारे में सोचता है, लेकिन वह दोनों बॉडीगार्ड्स उसे पत्थर के रखवालों की तरह देखते हैं। वह कुछ नहीं कहते, लेकिन उसका असर पूरी तरह से डरावना है। और फिर वह मेरे बारे में सोचता है, शायद अंदर एक गर्म और आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ, और उसके दांत आपस में टकराते हैं। लेकिन वह खुद से कहता है कि उसे सिर्फ एक रात रुकना है। मैं तो यहाँ पूरी जिंदगी रहूंगा, और डॉक्टर नान से मुलाकात जल्दी ही होने वाली है। उसे उस मौके का सही इस्तेमाल करना ही होगा। अगली सुबह नहाने के बाद मैं ग्रैंडमा सू और सू चिंगवाल के साथ नाश्ते पर मिला। टेबल पर तले हुए चीनी के केक की एक प्लेट है। ग्रैंडमा सू तुरंत एक उठाती है। सू चिंग भौहें सिकोड़ती है। दादी, आपका ब्लड शुगर ज्यादा है। आपको इतना ऑयली और मीठा कुछ नहीं खाना चाहिए। जब वह अभी भी सोच रही होती है कि उन्हें कैसे रोके, मैं बस कहता हूँ, दादी ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और उस जिद्दी बूढ़ी औरत का हाथ हवा में एक छोटा सा चाप बनाता है और चीनी का केक मेरे कटोरा में रख देता है। वह मुझे एक जीतने वाली मुस्कुराहट देती है। मैंने यह तुम्हारे लिए चुना था दामाद। सु चिंगू पल भर के लिए हैरान हो जाती है। वह मुझे तलाश भरी नजरों से देखती है। यह समझ नहीं पाती कि उसकी दादी मेरी बात इतनी आसानी से क्यों सुनती है। मैं बिना किसी झिझक के चीनी का केक खा लेता हूँ। फिर मैं सू चिंगवोल को देखता हूँ। वैसे जब हम रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे तो तुम्हें अपना आईडी और हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन लाना होगा। ग्रैंडमा सू उत्सुकता से पूछती है, तुम लोग रजिस्ट्री ऑफिस क्यों जा रहे हो? शादी का सर्टिफिकेट खो गया है। हम नया बनवाने जा रहे हैं, और सच कहूँ तो ये सिर्फ एक बहाना नहीं है। तलाक के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। लेकिन बूढ़ी औरत कहती है कि वह खो नहीं गया है। वह जल्दी से बेडरूम में जाती है और 2 लाल शादी के सर्टिफिकेट्स के साथ वापस आती है। मैं अपने हाथों में सर्टिफिकेट को घूरता हूँ और कुछ बोल नहीं पाता। मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसने मुझे पहली बार देखते ही दामाद क्यों कहा था। वह पहले ही जानती थी कि हम शादीशुदा हैं। दादी, ये आपके पास क्यों है? बूढ़ी औरत अपनी पलकें झपकाती है। उसका चेहरा थोड़ा धुंधला हो जाता है। मुझे ठीक से याद नहीं।
तो मिस सू और मेरी शादी कैसे हुई? वह फिर से अपना सर हिलाती है। मुझे याद नहीं। दादी, कृपया थोड़ा और सोचने की कोशिश करें। बस करो। सू चिंगवा धीरे से मना करने वाली आवाज निकालती है। वह सीधे मेरे और बूढ़ी औरत के बीच में आ जाती है और मुझे ठंडे चेहरे से देखती है। वह सोच रही है, रजिस्ट्री ऑफिस का सहारा लेकर एक फाउंडेशन बनाया, फिर दादी को मनाकर यह झूठा सर्टिफिकेट बनवाया ताकि वह खुद भी इस पर यकीन कर ले। अगर उसने अभी अभी यह न देखा होता कि दादी मेरी बात कितनी मानती है तो शायद वह इस पर यकीन कर लेती। मुझे उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा महसूस होता है और यह मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। हमें आज जाने की जरूरत नहीं है। आखिर तलाक एक बार रजिस्ट्री ऑफिस जाने से नहीं हो जाता। हम 2 साल से कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। प्रॉपर्टी बांटने के बारे में सवाल है। हमें पहले तलाक का एग्रीमेंट बनाना होगा। नहीं, सूचिंगो कहती है, फिर मुझे ध्यान से देखती है। वह देखती है कि मैं थोड़ा झिझकता हूँ, फिर कहता हूँ, जैसा तुम चाहो। वह सोचती है, क्या यह इतना अच्छा एक्टिंग कर रहा है या सर्टिफिकेट सच में असली है? सूचिंगवुल अचानक खुद को उलझन में पाती है। वह सर्टिफिकेट लेती है, आगे बढ़ती है और कहती है, मैं तुम्हारा कार पार्क में इंतजार करूंगी। मैं दादी सू को तसल्ली भरी मुस्कान देता हूँ। हम मुश्किल से कार पार्क तक पहुंचे ही थे जब हमें वहां ली रुई मिलती है, जो दर्द में दिख रही है और कैंग बोडा को सहारा दे रही है, जो पीला पड़ा है, छींक रहा है और उसके दोनों पैर कांप रहे हैं। जब ली रोयन मुझे देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह जल्दी से मेरे पास आती है, सूचिंगवुल के आसपास से ध्यान से निकलकर मुझ तक पहुंचती है। तुम्हें अपने भाई की मदद करनी होगी। उसकी आवाज में पूरा हक था। मैंने अपनी आईब्रो उठाई। मुझे समझ नहीं आता कि वह इतनी सुबह यहाँ कैसे हैं, जब तक कि वह कल रात गए ही ना हो। मैं कुछ नहीं कहता। ली रुई तुरंत शुरू हो जाती है, नानजू, तुम हरामी हो, लेकिन कैंग फैमिली ने तुम्हें पाला, तुम्हारे जन्म की परवाह किए बिना। तुम पर उनका कुछ कर्ज है। तुम्हारा भाई तो तुम्हारे लिए और भी अच्छा था। उसने तुम्हें अपने साथ स्कूल जाने दिया। उसने अपने कपड़े तुम्हारे साथ बांटे। और जब तुम पैदा हुए थे, तुम इतने कमजोर थे कि उन्हें लगा तुम बचोगे नहीं। मुझे इतना दूध नहीं आता था, इसलिए तुम सिर्फ इसलिए बचे क्योंकि तुमने वह लिया जो तुम्हारे भाई का था। कैंग फैमिली ने हमें बिल्कुल भी रखने का प्लान नहीं बनाया था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि तुम और तुम्हारा भाई एक ही दिन पैदा हुए थे, इसलिए मिसेस कैंग और तुम्हारे पिता ने हमें रहने दिया। वह मुझे घूरती है। तो तुम पर तुम्हारे भाई का कर्ज है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ये वह बातें हैं जो मैंने 10 साल से नहीं सुनी, फिर भी ये बिल्कुल जानी पहचानी लगती हैं। मैं उस बचपन के बारे में सोचता हूँ जो हर बात पर यकीन करता था, सब कुछ मान लेता था और कैंग बोडा को जो चाहे करने देता था। और अब मुझे यह सिर्फ बेकार लगता है। हाँ, कैंग फैमिली ने मुझे पाला, लेकिन माँ बाप को कानूनी तौर पर अपने बच्चों का ख्याल रखना होता है। अगर वह ऐसा न करते तो उन्होंने बच्चे को छोड़ने का जुर्म किया होता। हाँ, मैं कॉन्गबोडा के साथ स्कूल गया, लेकिन मैं उसका स्कूल बैग स्कूल ले जाता और लाता था और कैंपस में उसका पर्सनल काम करने वाला लड़का था। अगर कैंगबोडा को हल्की सी खांसी भी आती थी तो ये मेरी गलती मानी जाती थी कि मैंने उसका ख्याल नहीं रखा और ली रोयान इसके लिए मुझे मारती थी। स्कूल में मुझे सिर्फ नीचे के नंबर लाने की इजाज़त थी क्योंकि मुझे कैंगबोडा से आगे निकलने की इजाज़त नहीं थी। मेरे पास अपने कपड़े नहीं थे क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी दिए ही नहीं। मैं सिर्फ वह पहनता था जो कैंगबोडा फेंक देता था, तो मेरे कपड़े हमेशा एक साइज छोटे होते थे। मिसेस किंग ने एक बार मुझे नए कपड़े खरीदे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें पहना, ली रुयन ने उन्हें मुझसे फाड़कर कैंगबोडा को दे दिया, यह कहते हुए कि मैं उनके लायक नहीं हूँ। मुझे कैंगबोडा से अच्छा दिखने की इजाज़त नहीं थी। और कमज़ोर बच्चे की बात, कौन सा बच्चा कमज़ोर नहीं होगा जब उसे 4 या 5 दिन तक ठीक से खाना न मिले? मेरी आंखों में नफरत और बढ़ जाती है। ली रुयन कुछ भी नोटिस नहीं करती। वह आगे कहती है, अब जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारे पास कैंग फैमिली का कर्ज चुकाने का मौका है। नानजू, बूढ़ी मैडम तुम्हारी सुनती है ना? जाओ उनसे कहो कि वह 2% शेयर्स तुम्हारे भाई को दे दें। मैं अचानक मुस्कुराता हूँ। तुम ठीक कह रही हो। इस पर ली रुयन का चेहरा खिल उठता है, यह सोचकर कि उसकी बात मुझ तक पहुंच गई है। लेकिन अगले ही पल मैं हल्के से कहता हूँ, मैं तो बस एक मामूली हरामी बच्चा हूँ। बूढ़ी मैडम मेरी कोई बात क्यों सुनेंगी? ली रुयन रुक जाती है, दोबारा कोशिश करने वाली होती है, लेकिन मैं पहले ही उसके पास से गुजरकर सू चिंगवॉल की कार में बैठ चुका हूँ। ली रोइन को पीछे आते देखकर सू चिंगवा ड्राइवर की सीट पर बैठ जाती है और दरवाजा साफ साफ बंद कर देती है। वह आराम से अपनी सीट बेल्ट लगाती है, फिर बिना कुछ कहे गाड़ी चलाकर चली जाती है। काली लग्जरी कार सड़क पर आराम से चलती है। रियर व्यू मिरर से सूचिंग हुआ मुझे खिड़की से बाहर देखते हुए देख सकती है। मेरा चेहरा शांत और दूर का दिखता है, जिसे वह मानती है कि वह बहुत अच्छा है। वह अपनी नज़र वापस सड़क पर ले आती है। जो चेतावनी वह देने वाली थी वह बिना कहे रह जाती है। कार जल्दी से रजिस्ट्री ऑफिस पहुंच जाती है। जैसे ही वह रुकती है, खिड़की से एक आवाज़ आती है, बॉस, ड्राइवर ने कहा कि आपने खुद कार ले ली। मैं घबरा गया और जीपीएस ट्रैक किया। क्या कुछ गलत है? सू चिंगवोल हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं देती। लुहुआ रजिस्ट्री ऑफिस की तरफ देखता है। आप यहाँ क्यों हैं? कहीं कांग नानजू अभी भी आपको परेशान तो नहीं कर रहा? फिक्र मत करो, मैंने कहा था कि वह अब कभी आपके पास नहीं आएगा। अगर वह आया तो मैं खुद को कचरा खाते हुए लाइव स्ट्रीम करूंगा। लुहुआ के खत्म करने से पहले पास से एक सुस्त मर्दाना आवाज आती है। वह सख्त हो जाता है। तुम्हारा लाइव स्ट्रीम चैनल क्या है?
लुहुआ पूरी तरह से उलझन में पड़ जाता है। फिर वह तीनों अंदर सर्विस विंडो पर जाते हैं। लुहुआ पहले बोलता है, हेलो, क्या दोनों पार्टीज के बिना सर्टिफिकेट मिल सकता है? क्लर्क गुस्से से देखता है, बिल्कुल नहीं। सुना तुमने? लुजुआ मुझे एक अकड़ भरी मुस्कान के साथ देखता है। फिर वह मेरे हाथ में शादी का सर्टिफिकेट देखता है और मजाक उड़ाता है। तुम तो झूठा डॉक्यूमेंट भी तैयार करके आए हो। मैं अभी पुलिस को फोन कर रहा हूँ और तुम्हें झूठे कागज बनाने और परेशान करने की रिपोर्ट करूंगा। लेकिन सूचिंग सर्टिफिकेट क्लर्क को देती है। कृपया चेक करें कि यह सर्टिफिकेट असली है या नहीं। क्लर्क उसे अजीब नजर से देखता है, फिर सर्टिफिकेट लेता है और जानकारी कंप्यूटर में डालता है। सू चिंगवुल अपने होंठ दबाती है। उसे अचानक अपना खुद का बर्ताव लगभग बेकार लगता है। उसे पूरा यकीन है कि उसकी कभी शादी नहीं हुई, फिर भी वह यहाँ है। उसने इसके लिए एक जरूरी मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी। क्लर्क ऊपर देखता है, यह सर्टिफिकेट असली है। सुचिंगवुल बिल्कुल शांत हो जाती है। ल्यू हुआ बिना सोचे रिएक्ट करता है, यह गलत नहीं हो सकता। क्या आपके रिकॉर्ड्स में कोई गलती है? क्लर्क उसे तेज नजर से देखता है। क्या बात कर रहे हो? शादी एक गंभीर मामला है। दोनों पार्टीज को ध्यान से वेरीफाई किया जाता है और उन्हें एक डिक्लेरेशन पर साइन करना होता है। डिक्लेरेशन शब्द पर मैं तुरंत कहता हूँ, क्या हम अपना डिक्लेरेशन देख सकते हैं? उसी पल सुचिंगवा कहती है, कृपया डिक्लेरेशन बाहर निकालें। वह एक दूसरे को देखते हैं और तुरंत नजर हटा लेते हैं। क्लर्क एक मजबूर सांस के साथ कहता है, आप दोनों शादीशुदा जोड़े के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। वह जल्दी से रजिस्ट्रेशन फाइल के साथ वापस आता है और हमें देखने के लिए डिक्लेरेशन निकालता है। लिखावट बिल्कुल मेरी है। लुहुआ उसके बगल में घूरता है। बॉस, यह सच में आपकी लिखावट है। मैं एक पल के लिए सोचता हूँ, फिर कमरे में देखता हूँ और एक सिक्योरिटी कैमरा दिखता है। हेलो, क्या जिस दिन हमने रजिस्टर किया था उस दिन की सिक्योरिटी फुटेज देखना मुमकिन होगा? माफ कीजिए, हम सिर्फ 6 महीने तक की फुटेज रखते हैं। क्लर्क फिर हमें यकीन दिलाता है कि शादी का सर्टिफिकेट तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक दोनों पार्टीज खुद मौजूद न हों। उनके नियम गलती की इजाजत नहीं देते। हम तीनों रजिस्ट्री ऑफिस से बिना कुछ हल किए निकल जाते हैं। बाहर खड़े होकर ल्यू हुआ खाली नजर से कहता है, बॉस, अब क्या? सो चिंगवॉल की आंखें गहरी हो जाती हैं। मैं अपनी आईब्राउ उठाता हूँ। फिर हम दोनों बिल्कुल एक ही वक्त पर कहते हैं, तलाक। लुहुआ पलक झपकता है। तो अगर आप अब तलाक ले रहे हैं तो क्या आपको शर्तों पर बात करनी चाहिए? दोबारा बिल्कुल एक साथ सू चिंगवू और मैं दोनों कहते हैं, मैं अपने लॉयर से आपको कांटेक्ट करवाऊंगा। मेरे लॉयर से बात करो। ये कहने के बाद हम दोनों एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह पाते। मैं हल्की सी हंसी हंसता हूँ। कैसा रहेगा अगर हम दोनों अपने अपने लॉयर से पहले एक प्रपोजल बनवाएं और अगर कोई मसला हो तो लॉयर्स बात कर सकते हैं। लुहुआ मजाक उड़ाता है, जैसे तुम लॉयर अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन सूचिंग वो हाँ में सिर हिलाती है। मैं लुहुआ को इग्नोर करता हूँ और अपना फोन निकालता हूँ। मिस सू, चलो वीचैट पर कनेक्ट हो जाते हैं, संपर्क में रहना आसान होगा। सूचिंग रुकती है, फिर अपना फोन निकालकर एक खास नजर के साथ अपना वीचैट क्यूआर कोड खोलती है। मैं उसे स्कैन करता हूँ। मेरे फोन पर एक चैट विंडो खुल जाती है। सेव किया हुआ नाम सिली ग्रैंडडॉटर लिखा होता है। उसकी शक्ल तुरंत गहरी हो जाती है। मैं भी पल भर के लिए खो जाता हूँ। मैं भूल गया था कि हम पहले से ही कनेक्टेड थे। उसकी शक्ल देखकर मैं खांसता हूँ। वह नाम तो बस मैंने उस वक्त बिना सोचे टाइप कर दिया था। मैं जल्दी से फोन को छुपाता हूँ और नाम सिली ग्रैंडडॉटर से बदलकर सिली गर्ल कर देता हूँ। फिर मैं एक सिंपल मैसेज छोड़ता हूँ, फिर मिलते हैं। और मैं एक टैक्सी रोककर चला जाता हूँ। मुझे जाते हुए देखते हुए लुहुआ सू चिंगू की तरफ मुड़ता है। बॉस, आप दोनों सच में शादीशुदा हैं ना? अभी आप दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। सू चिंगू उसे देखती है। सबसे अच्छा तलाक का लॉयर ढूंढो, एक अग्रीमेंट बनाओ, बाहरी एसेट्स को बचाओ। लियू हुआ तुरंत मान जाता है। फिर उसे कुछ समझ आता है। अब मैं समझा, उस आदमी ने ही पूरी शादी का प्लान बनाया होगा। जब वह आपका दिल नहीं जीत सका तो वह आपके पैसे के पीछे पड़ा है। इसलिए वह तलाक में आपसे लड़ने के लिए लॉयर अफोर्ड कर सकता है। लुहुआ गुस्से में है। फिक्र मत करो, मैं उसे आपसे एक पैसा भी नहीं लेने दूंगा। शहर के दूसरे तरफ टैक्सी में मैं GWOL को फोन कर रहा हूँ। सबसे अच्छा तलाक का लॉयर ढूंढो, वह मुझसे एक पैसा भी नहीं लेगी। जी वॉल कहता है, कोई मसला नहीं। लेकिन बॉस, आपकी शादी हुई कैसे? आप दोनों को याद नहीं? ऐसा तो नहीं कि आप दोनों को एमनीजिया हो गया हो? क्या तुम्हें लगता है हम किसी ड्रामा में हैं? मैं तो बस क्यूरियस हूँ। ये बेकार और एक्साइटिंग दोनों हैं। शायद एक दिन रजिस्ट्री ऑफिस मुझे भी एक पति दे दे। मैं एक हल्की सी सांस छोड़ता हूँ। एक पल रुककर मैं कहता हूँ, एक इंसान है जिसे पक्का पता होगा क्या हुआ था। जीवोल कहता है, दादी सू, लेकिन उन्हें याद नहीं। मैं गुस्से में देखता हूँ। अल्जाइमर्स के इलाज के लिए क्लिनिकल ट्रायल को तेज करना होगा, नहीं तो हमारे पास वक्त कम पड़ जाएगा। जल्दी ही मैं घर वापस आता हूँ। मैं दरवाजा खोलता हूँ और जानी पहचानी कमरे में कदम रखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि 60 स्क्वायर मीटर का अपार्टमेंट थोड़ा खाली लग रहा है। तभी दादी सू हॉलवे से एक सूटकेस खींचती हुई अंदर आती हैं। दामाद जी, आप वापस आ गए। मैं आपका इंतजार कर रही थी। मैं इस बार बहुत सारे कपड़े लाई हूँ। मैं रुकता हूँ, फिर मुस्कुराता हूँ। उस दिन हाई चेंग की सबसे मशहूर तलाक लॉ फर्म को तलाक के अग्रीमेंट बनाने के लिए 2 अलग अलग रिक्वेस्ट्स मिलती हैं। दोनों पार्टीज गुमनाम हैं।
दोनों की एक ही शर्त है, दूसरी पार्टी उनका एक पैसा भी नहीं ले सकती। शर्तें बहुत सख्त हैं। पार्टनर के बगल में जूनियर अटर्नी बड़बड़ाती है, मैंने जितने भी तलाक हैंडल किए हैं, मैंने कभी इतना बेरहम कुछ नहीं देखा। एक आदमी है, एक औरत है, लगता है बेरहमी किसी में फर्क नहीं करती। सीनियर अटर्नी ने बहुत से प्यार करने वाले जोड़ों को कड़वे दुश्मन बनते देखा है, उसने इससे भी बुरा देखा है। वह हंसता है, आसान डबल फी, उन्हें तैयार करो और हमारे क्लाइंट्स को भेज दो। स्यू ग्रुप की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर सू चिंगवुल रजिस्ट्री ऑफिस से वापस आने के बाद से लगातार काम कर रही है। काम का दिन खत्म होने वाला ही होता है जब उसे घर से फोन आता है कि दादी फिर से अपने दामाद को ढूंढने चली गई हैं। दादी को डेली हेल्थ चेकअप की जरूरत है ताकि उनकी रीडिंग्स मॉनिटर की जा सके। सू चिंगवॉल की आईब्राउ हल्की सी सिकुड़ जाती है। वह खुद ब खुद वीचैट खोलती है, मेरा कांटेक्ट ढूंढती है और कुछ कहना चाहती है लेकिन समझ नहीं पाती कि कैसे कहे। जब से उसे पता चला है कि मैं वह इंसान हूं जिसे वह मैसेज कर रही थी, तब से कुछ अजीब सा लग रहा है। वह आराम से उनकी कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री स्क्रॉल करती है। उनकी पहले की बातें आसान और आरामदायक थीं, जैसे पुराने दोस्त, खासकर जब उसने उसे किसी के बारे में गुस्सा निकालने में मदद की थी। रुको, जिस इंसान के बारे में वह उस दिन रेस्टोरेंट में गुस्सा निकाल रही थी, क्या वह मैं नहीं था? सू चिंगवॉल का चेहरा तुरंत फिर से गहरा हो जाता है। फिर उसका फोन वाइब्रेट करता है। मैंने एक तलाक अग्रीमेंट भेजा है। इस अग्रीमेंट में प्रॉपर्टी बांटने की शर्तें मेरी बिल्कुल मिनिमम हैं। कृपया रिव्यू करें और मुझे बताएं कि क्या यह ठीक है। प्रॉपर्टी बांटना, क्या यह आदमी सच में पैसे के लिए शादी का प्लान बनाया होगा? फिर ल्यू हुआ अंदर आता है। बॉस, आपकी शादी की जांच के कोई रिजल्ट्स मिले? जैसे ही ल्यू हुआ बोलता है, सूचिंग अपने कंप्यूटर पर तलाक अग्रीमेंट खोलती है। वह उसे जल्दी से पढ़ती है। उसकी आंखें प्रॉपर्टी बांटने वाले क्लॉज पर जाती हैं। जब वह देखती है कि उसमें क्या लिखा है, तो वह हल्की हैरानी के साथ रुक जाती है। लू हुआ अपनी गर्दन उठाकर देखता है। वह मजाक उड़ाते हुए हंसता है। वह आदमी सच में मजेदार है। उसे फिक्र है कि आप उसकी प्रॉपर्टी ले लेंगी। कौन सी प्रॉपर्टी? उसके कर्ज। सूचिंगवाल पूछती है, आंखें नीचे किए हुए। जांच में क्या मिला? बॉस, हमें पता चला कि कांग नांजू को कुछ दिन पहले पता चला था कि आप पहले से शादीशुदा हैं, जब वह किसी और के साथ शादी रजिस्टर करने गया था। इस डिवोर्स अग्रीमेंट के हिसाब से वह जल्दी तलाक चाहता है। लगता है उसे सच में कुछ पता नहीं था। ल्यू हुआ आगे बोलता है, फिर बात बदलता है। लेकिन सच कहूं तो यह कुछ ज्यादा ही आसान लग रहा है। हमने उसके बारे में जांच की और पता चला कि कैंग परिवार छोड़ने के बाद उसकी जिंदगी में बड़े खाली हिस्से हैं जिन्हें हम भर नहीं सकते। बॉस, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? एक आम आदमी अपने बारे में इतना कुछ क्यों छुपाएगा? सूचिंग वॉल ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की, सोच में डूबी हुई। तो आपको लगता है वह इससे जुड़ा है? लुजुआ अपना सर खुजाता है। लेकिन 2 साल हो चुके हैं और हमारे पास सच में कोई सुराग नहीं है। शायद हमें बस इंतजार करना होगा जब तक बड़ी माजी को कुछ याद ना आ जाए। सू चिंगवू उसे एक सीधी नजर से देखती है। लुहुआ जल्दी से अपना सर झुका लेता है। यह हमारी गलती है, हम ढूंढते रहेंगे। सू चिंगवा डिवोर्स अग्रीमेंट की 2 कॉपीज प्रिंट करती है। वह खड़ी होती है और बाहर जाते हुए पूछती है, क्या तुमने अभी तक किसी नोवा रिसर्चर से कांटेक्ट किया है? सुना है वह अल्जाइमर्स के लिए एक क्लिनिकल इलाज बनाने के करीब हैं। सू चिंगवा चाहती है कि वह दवा अपनी दादी को तुरंत मिल जाए जब वह अवेलेबल हो। यह सुनकर लुजुआ का सर और नीचे झुक जाता है। नोवा रिसर्चर को ढूंढना लगभग नामुमकिन है। सब बड़ी बायोटेक कंपनीज उन्हें ढूंढ रही हैं, इसलिए वह और भी सावधान हो गए हैं। सू चिंगवोल की ठंडक महसूस करते हुए वह कहता है, बॉस, मैं वादा करता हूँ मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। इसी बीच मैं अभी दादी सू के साथ डिनर खत्म कर चुका था जब सू चिंगवू का एक वीचैट मैसेज आता है। मैं नीचे हूँ, नीचे आ जाऊँ। मैं कचरा बाहर रखने का बहाना बनाता हूँ और नीचे चला जाता हूँ। वही जानी पहचानी काली लग्जरी कार वहाँ खड़ी है। कार में सू चिंगविल मुझे डिवोर्स अग्रीमेंट देती है। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, इस पर साइन कर दो। उसकी गहरी आंखें मुझ पर टिक जाती हैं। वह सोचती है कि मैं कोई बहाना बनाऊंगा, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने दोनों कॉपीज पर साइन कर दिए। मैं ऊपर देखता हूँ। क्या हम ये कल कर रहे हैं? सू चिंगवा की आंखें थोड़ी गहरी हो जाती हैं। इतने उतावले हो? मैं सोचता हूँ, हाँ बिल्कुल मैं उतावला हूँ। मेरी कंपनी पब्लिक होने का इंतजार कर रही है। एक पल के लिए मुझे देखने के बाद वह कहती है, ठीक है। मैं आगे कहता हूँ, तो कल सुबह अपना आईडी, हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन और मैरिज सर्टिफिकेट ले आना। मैं तुम्हें रजिस्ट्री ऑफिस में मिलूंगा। सू चिंगवोंग सर हिलाती है, फिर उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। दादी सू किसी वक्त नीचे आ चुकी थी, बिना किसी को पता चले। वह हमें घूर रही है। उसका चेहरा रंगहीन हो गया है। वह अपना हाथ अपने सीने पर रखती है। उसकी आवाज कांप रही है। तुम तलाक ले रहे हो? फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह जमीन की तरफ गिर जाती है। पहले हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड के बाहर डॉक्टर कहता है, मरीज की हालत अभी के लिए ठीक है, उन्हें और कोई भावनात्मक तनाव नहीं दिया जा सकता। मैं यह सुनता हूँ और अभी उस पर किए गए इमरजेंसी उपायों के बारे में सोचता हूँ। मुझे अभी भी डर लग रहा है। मैं पास खड़ी सूचिंग को देखता हूँ। उसका चेहरा भावहीन है। वह बिल्कुल शांत लग रही है।
लेकिन जब डॉक्टर कहता है कि दादी सू अब तुरंत खतरे में नहीं है तो वह अपना हाथ ऊपर करती है और अपनी कॉलर थोड़ी ढीली करती है। फिर वह धीरे से हॉलवे की बेंच पर बैठ जाती है। उसके अंदर एक हल्की सी कंपकंपी दौड़ जाती है जिसे वह रोक नहीं पाती। फिर अंदर से नर्स की आवाज़ आती है, बड़ी माँ जी जाग गई हैं। सू चिंगवा तुरंत अंदर जाती है। जब तक मैं अंदर जाता हूँ बूढ़ी औरत की आंखें खुली होती हैं। वह मुझे देखती है, उसकी आवाज़ खुरदुरी है। दामाद, मैंने सपना देखा कि तुम और मेरी पोती तलाक ले रहे थे। वह सच नहीं था, है ना? मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन सूचिंगवाल बोलती है, वह सच नहीं था। हम तलाक नहीं ले रहे हैं। बूढ़ी औरत कहती है, तो मुझे हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन और मैरिज सर्टिफिकेट दो। ठीक है। सूचिंग वो बूढ़ी औरत को वह सब देती है जो वह मांगती है। बूढ़ी औरत मुझे देखती है। दामाद, क्या उसने जो कहा वह सच है? मैं डॉक्टर की चेतावनी सोचता हूँ, एक पल रुकता हूँ, फिर कहता हूँ, हाँ यह सच है। दादी सू संतुष्ट हो जाती है। हालांकि उनकी हालत अचानक भावनात्मक उतार चढ़ाव से बिगड़ी थी। उन्हें आज रात निगरानी में रखा जाएगा। सू चिंग वू और मैं वार्ड में साथ रहते हैं। शाम हो जाती है। मैं सोफा पर आराम से बैठा अपने फोन पर एक डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा हूँ। ये क्लिनिकल अल्जाइमर्स ट्रीटमेंट पर रिसर्च है, लेकिन आखिरी स्टेज में एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे मैं हल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे कुछ बायोमेडिकल लिटरेचर देखने की जरूरत है। जब मैं सोच रहा होता हूँ तभी सिली गर्ल से एक मैसेज आता है, मिस्टर कैंग, हम तलाक की प्रक्रिया तब शुरू करेंगे जब दादी की हालत ठीक हो जाएगी। मैं मना नहीं कर सकता। एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है। अब से हमारी संपत्ति अलग है। मैं अभी भी टेक्निकली शादीशुदा हूँ, लेकिन इससे कंपनी के पब्लिक होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। असली तलाक का समय ज्यादा मायने नहीं रखता। मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। सूचिंग मेरा जवाब देखती है और अपनी आंखें थोड़ी छोटी करती है। वह पूछती है, और कोई शर्त? जब दादी ठीक हो जाए तो जल्दी से जल्दी तलाक कर लेना। सूचिंग को गुस्सा आता है। उसे अचानक लगता है कि इस आदमी को समझना सच में मुश्किल है। बेड में छोटी बूढ़ी औरत मुझे देखती है, फिर सूचिंगवा को। दोनों मुश्किल से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। बूढ़ी औरत अचानक कहती है, पोती, मैं तुम्हारे पति के लिए सू ग्रुप में एक नौकरी का इंतजाम करना चाहती हूँ। अगर वह हर दिन साथ में काम पर जाएंगे और साथ में घर आएंगे तो रिश्ता अपने आप बन जाएगा। सूचिंग हुआ थोड़ा रुकती है, फिर कहती है, ठीक है। वह आज रात अजीब तरह से सहमत है, लेकिन बूढ़ी औरत को सोचना पड़ता है कि कौन सी नौकरी का इंतजाम करे। फिर उसे एक आइडिया आता है, दामाद, मैं सब ठीक कर दूंगी। कल अपनी पत्नी के साथ काम पर जाना। मैं पलक झपकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी याद आया कि सू ग्रुप के पास एक बड़ा आर्काइव होगा। वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिन्हें मुझे चाहिए। सू चिंग हुओ की एक मीटिंग है। वह दादी को अलविदा कहती है और ल्यू हुआ के साथ चली जाती है। लेकिन कॉरिडोर में पहुंचते ही लुजुआ कहता है, तो इसलिए उस आदमी ने इतनी आसानी से डिवोर्स अग्रीमेंट पर साइन कर दिए। उसने बड़ी माजी को नीचे बुलाया था। उनके होते हुए तलाक लेना नामुमकिन है। वह सू चिंग वू को देखता है, और अब उसने बड़ी माजी को इतना लुभा लिया है कि उन्होंने उसे सू ग्रुप में नौकरी दिला दी है। वह पक्का कुछ साजिश कर रहा है। तुमने हाँ क्यों की? सू चिंगवेल कहती है, अगर मैं उसे अपनी नजरों के सामने नहीं रखूंगी तो उसकी कमियां कैसे सामने आएंगी? उसकी आंखों में एक तेज चमक आती है। दादी की खातिर अभी तलाक लेना नामुमकिन है। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह आदमी सच में मासूम है या नहीं, वह देख लेगी कि वह असल में क्या चाहता है जब वह कंपनी में होगा। वार्ड में मैं सोफा पर लेटा हुआ हूँ। फिर बूढ़ी औरत की आवाज मेरे पास आती है, दामाद, मुझे तुम्हें एक राज बताना है। मैं तुरंत बैठ जाता हूँ। क्या उन्हें कुछ जरूरी याद आया है? जैसे वह मुझे कैसे जानती हैं, या मैं सूचेंगबू से शादी कैसे किया? मैं मुश्किल से अपनी उत्सुकता छुपाते हुए पूछता हूँ, क्या राज है? बूढ़ी औरत बड़े राजदारी से कहती है, मेरी पोती की एक कमजोरी है जिसे लगभग कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, अगर वह कभी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तो इसका इस्तेमाल करना। मैं हैरान रह जाता हूँ। सच कहूँ तो यह वह नहीं था जो मैं सुनना चाहता था। लेकिन बूढ़ी औरत आगे कहती है, उसकी उस तेज बाहरी रूप से धोखा मत खाना। वह बिल्लियों से डरती है। मैं शांत हो जाता हूँ। मुझे अचानक एक लड़की याद आती है जिसे मैं बचपन में जानता था, जो बिल्लियों से डरती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सूचिंग वू अपनी उस ठंडी शांति के साथ बिल्लियों से डरती होगी। बूढ़ी औरत पूछती है, तुम्हें बिल्ली पसंद है या कुत्ता? कुत्ते। मैं पहले बिल्लियों को पसंद करता था, लेकिन एक लड़की जिसे मैं जानता था उसे वह पसंद नहीं थी, तो मैंने भी उन्हें पसंद करना छोड़ दिया। तीसरे दिन सू ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक छोटा रोएंदार शिबा इनू अपनी पूंछ हिला रहा है और मेरे आसपास घूम रहा है। लियू हुआ परेशान है। बड़ी माजी ने मिस्टर कॉन्ग के लिए एक कुत्ते के बच्चे की देखभाल करने की नौकरी क्यों रखी? सू चिंगवुल को भी यह समझ नहीं आता। लोग कहते हैं कि बूढ़े लोग कभी कभी बच्चों जैसा सोचते हैं, बस अपनी मर्जी से काम करते हैं। लेकिन एक कुत्ते की देखभाल करने की नौकरी कुछ ज्यादा ही है। वह पक्के इरादे से कहती है, उसे न्यू एनर्जी रिसर्च डिवीजन टीम 1 में ले जाओ। उसने इसके लिए पहले ही तैयारी कर रखी थी। न्यू एनर्जी डिवीजन कंपनी के मूल कामों को नहीं छूता, लेकिन यह उसके भविष्य की दिशा से जुड़ा है। वह मुझे वहां रखना चाहती है और देखना चाहती है कि मैं क्या राज खोलता हूँ। मुझे इस सब से कोई खास मतलब नहीं है।
मैं कुत्ते के बच्चे को उठाता हूँ और लू हुआ के पीछे चलता हूँ। क्या इसका कोई नाम है? बड़ी माजी ने कहा था कि आप इसका नाम रखें। मैं सूचिंग वॉल पर एक नज़र डालता हूँ और एक मुस्कान मेरे चेहरे पर आ जाती है। तो चलो इसका नाम लिटिल कैट रखते हैं। आप एक कुत्ते का नाम लिटिल कैट रखना चाहते हैं? क्या ये कोई प्रॉब्लम है? न्यू एनर्जी रिसर्च डिवीजन 38वीं मंजिल पर है। एलिवेटर में ल्यू हुआ कहता है, मिस्टर कैंग, हमारे रिसर्च डिवीजन के ज़्यादातर स्टाफ के पास डॉक्टरल डिग्रीज हैं। कम से कम एक टॉप यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री है। आप पहले अंडर ग्रेजुएट होंगे। यहाँ सीनियर कॉलीग्स से सीखना आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। ये हमारी बॉस का एक खास इंतजाम है। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हों। इसे ऐसे समझो कि बॉस आपको बड़ी माजी को खुश रखने का इनाम दे रही हैं। मैं थोड़ा सा हिलता हूँ। असल में इसकी सच में जरूरत नहीं है। और हाँ, बॉस चाहती हैं कि आपका उनके साथ रिश्ता प्राइवेट रहे ताकि तलाक के वक्त कोई मुश्किल ना हो। मैं उसे देखता हूँ। यह तो मुझे भी ठीक लगता है। लुहुआ हैरान रह जाता है। ये आदमी सच में नाखुशी दिखा रहा है। वह और कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन एलिवेटर आ जाती है। काम पर मेरा पहला दिन। मुझे ये सच में दिलचस्प लगा। किसी ने मुझे कुछ करने को नहीं दिया जो मेरे लिए ठीक है। मैं थोड़ी देर प्राइवेट ऑफिस में एक कुत्ते के बच्चे के साथ खेलता हूँ। थोड़ी देर बाद कुत्ते का बच्चा एक धूप वाली जगह में सिमटकर सो जाता है। मैं चुपचाप उठता हूँ, ऑफिस का दरवाजा बंद करता हूँ और रिसर्च डिवीजन के आर्काइव की तरफ चला जाता हूँ। सिर्फ तब जब अल्जाइमर्स का इलाज बन जाएगा और दादी सू ठीक हो जाएंगी, तभी उन्हें याद आएगा कि क्या हुआ था। और तभी मैं समझ पाऊंगा कि सूचिंग वू के साथ ये अजीब शादी कैसे हुई। मैं एक कॉलीग को ढूंढता हूँ और आर्काइव का रास्ता पूछता हूँ। फिर मैं सीधा वहां चला जाता हूँ। सू ग्रुप का आर्काइव 7वीं मंजिल पर है। यह एक बहुत बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी निकलती है जहां सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉयज जा सकते हैं। यहाँ जो जानकारी है वह इंडस्ट्री के बारे में है जो बाहर कहीं नहीं मिल सकती। मुझे एक हल्की सी उत्सुकता महसूस होती है। मेरी अंदर की आवाज कहती है कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ वह यही है। सबसे ऊपरी मंजिल पर सू चिंग वू पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रही है। उसका फोन बजता है। प्रॉस्पेरिटी इन फुल ब्लूम नाम के कॉन्टैक्ट से एक मैसेज आता है जो दादी सू हैं, पोती, आज अपने पति के साथ लंच करो और टेबल पर तुम दोनों की एक साथ फोटो लेना। मैं उसे देखना चाहती हूँ। सू चिंगवुल गुस्सा करती है और बहाने के लिए एक मीटिंग बनाने ही वाली होती है जब चैट विंडो में नाम उसकी आंखों के सामने बदल जाता है। प्रॉस्पेरिटी इन फुल ब्लूम से कमजोर दादी जिसे परेशान नहीं किया जा सकता। सू चिंगवा शांत हो जाती है। वह नए नाम को देर तक घूरती रहती है। फिर वह एक मजबूर सी सांस लेती है और अपने डेस्क पर कॉल बटन दबाती है। लुहुआ तुरंत आता है। बॉस, आपको क्या चाहिए? 2 लंच ऊपर भिजवा दो। फिर सू चिंगवोल मुझे मैसेज करती है और मुझे लंच के लिए सबसे ऊपरी मंजिल पर आने को कहती है। लेकिन खाना साइड टेबल पर लगा हुआ है और मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। सू चिंगवू खड़ी होती है। वह कहाँ है? लियू हुआ कहता है, मिस्टर कॉन्ग, वह आर्काइव में है। सू चिंगवो 7वीं मंजिल पर जाती है। वह जल्दी से मुझे और सूफेशुए को देखती है जो मुझे घूर रहा है। मैं किताबों में खोकर देख रहा हूँ। मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है। ये बिल्कुल पता नहीं चला। इस आर्काइव में आज के सबसे एडवांस टेक्निकल मटेरियल्स हैं। मैं यहाँ पूरी तरह खो सकता हूँ। मैं पीछे हटता हूँ और किसी से टकरा जाता हूँ। सूफेशु मुझे एक उलझे हुए चेहरे से घूर रहा है। कॉन्ग नांजू, ये मत कहना कि मेरी परदादी को पटाने की तुम्हारी सारी कोशिश मेरी बुआ के करीब आने के लिए थी। मेरा चेहरा तुरंत भावहीन हो जाता है। तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। सूफेशु फिर भी बोलता रहता है। मेरी बुआ ने अपनी पूरी जिंदगी आदमियों से दूरी बनाए रखी है। ये मत सोचना कि तुम्हारा चेहरा तुम्हें उसके साथ कहीं तक ले जाएगा। वह इतनी सट्टी नहीं है और अभी वह तुम्हें बस एक मामूली काम दे रही है ताकि तुम्हें रास्ते से हटा सके। मैंने एक सूखी हंसी दी। तो जब तुमने इतने साल मेरा पीछा किया वह इसलिए था क्योंकि तुम सट्टी थी? मैंने उसकी तरफ देखा। वह यूनिवर्सिटी में मेरी एक लौटी सच्ची दोस्त थी। मैंने सच में उसके बारे में सोचा था। जब उसने कहा था कि ग्रेजुएशन की रस्म में मेरे लिए एक सरप्राइज है तो मैं सच में सोच रहा था कि उसे अपनाऊं या नहीं। मैंने लंबी सांस ली। सूफेशु, तुम अपना रास्ता लो। क्या हम अच्छे तरीके से अलग नहीं हो सकते? सूफेशु की आंखें तुरंत लाल हो गईं। नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो क्योंकि मैंने कैंगबोडा को चुना, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बड़े परिवारों की शादियों में बहुत कुछ देखना पड़ता है। मैंने तुम्हारे लिए कोशिश की थी। मेरी माँ भी मान गई थी कि मैं किसी आम इंसान के साथ रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बैकग्राउंड की वजह से मुझे पीछे हटना पड़ा। मैं कभी किसी नाजायज इंसान से शादी नहीं कर सकती थी, चाहे कुछ भी हो। मैं सू फैमिली में अपनी जगह कैसे बनाती? मैं पूरे हाईचंग में मजाक बन जाती। मैंने उसकी तरफ देखा। जब मैं बच्चा था तो बैकग्राउंड की बातें मुझे ऐसा महसूस कराती थीं कि मैं कभी सर उठाकर चल नहीं पाऊंगा। लेकिन जब मैंने कैंग घर छोड़ा तो मैं समझ गया कि इज्जत ही सब कुछ है। मैंने नजरें हटा लीं। मुझसे शादी न करने के एहसान के लिए शुक्रिया। मैं जाने के लिए मुड़ा। सूफेशु ने मुझे फिर से रोका। मैं तुम्हारे लिए अपनी टीम में काम का इंतजाम कर सकती हूँ। मैं तुम्हें सिखाने के लिए कोई बड़ा इंसान ढूंढ लूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम कितने काबिल हो। तुम इतने तेज हो कि चीजें जल्दी सीख जाओगे। तुम्हें फिर कभी छोटे मोटे काम नहीं करने पड़ेंगे। मैंने उसकी फालतू बातों को बीच में ही काट दिया। क्या शर्त है? तलाक ले लो, मेरे साथ आ जाओ। सूफेशु ये सोच बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई और औरत मुझे उसके साथ बांटे। ये ख्याल ही उसे पागल कर देता है।
मैंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुम उसके लायक नहीं हो। तुम अपनी उस मामूली बीवी से इतना प्यार क्यों करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे पैसे देकर हटा नहीं सकती या किसी से डराकर उसे तुमसे दूर नहीं करवा सकती? वह मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? मैंने उसे बिना सोचे थप्पड़ मार दिया। ये करने के बाद भी मुझे तसल्ली नहीं हुई। मैंने सूफे शू को ठंडी बेपरवाही से देखा। मेरा इरादा बेरहम होने का नहीं था, लेकिन अगर तुम जवाब के लिए इतना जोर दे रही हो तो मैं तुम्हें सही साबित करने का मौका दूंगा। मेरी बीवी तुमसे ज्यादा खूबसूरत है और उसकी फिगर भी बेहतर है। मैं जाने के लिए मुड़ा और आगे वाले कोने पर सूचिंग वोल खड़ी थी। मैं रुक गया और वह भी। सूफे शू की आंखें गहरी हो गईं, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसने सोचा, एक दिन वह मेरे पास रोते हुए आएगा। उसने एक लंबी सांस ली। जब उसके चेहरे का दर्द थोड़ा कम हुआ तो उसने कांग बोडा को फोन किया। कल दोपहर तुम्हारी डॉक्टर नैन के साथ वह दोपहर का खाना है, मुझे भी साथ ले जाना। इसी बीच सूचिंग वोल ने दोपहर के खाने का बहाना बनाकर मुझे सबसे ऊपर वाली मंजिल पर बुलाया। उसके ऑफिस के अंदर उसने बगल वाली टेबल की तरफ इशारा किया। तुम शुरू करो। मुझे थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। जिस तरह से वह कर रही है उससे लगता नहीं कि उसने मेरी बात सुनी है। जब मैं सोच रहा था तभी मुझे फोटो खींचने की आवाज सुनाई दी। सूचिंग वोल ने शांति से फोटो ली और दादी को भेज दी। फिर वह पास आई और खाना खाने बैठ गई। मैं समझ गया कि उसने फोटो क्यों ली और मैंने पूछा नहीं। मैंने टेबल की तरफ देखा और बात शुरू की। अच्छा इंतजाम है। वह मेरे सामने बैठ गई। उसने आराम से और खूबसूरती से अपनी चॉपस्टिक्स उठाई। अच्छा पोषण अपनी फिगर बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। मैं जम सा गया। मेरा चेहरा गर्म हो गया। मेरी नज़र थोड़ी देर के लिए उसकी गर्दन के पास दिखने वाली हल्की रंगत वाली चमड़ी पर ठहरी। फिर मैंने खाने का एक हिस्सा पैक कर लिया ले जाने के लिए। मुझे अभी याद आया कि कुत्ते के बच्चे को खाना नहीं खिलाया है। मैं निकलता हूँ। मैंने पैक किया हुआ खाना उठाया। दोपहर के खाने के लिए शुक्रिया। दोपहर जल्दी आ गई। मैंने कुत्ते को उठाया और सबसे ऊपर वाली मंजिल से निकल गया। अपना काम खत्म करने के बाद सू चिंगवोल जाने के लिए खड़ी हुई। लुहुआ ने पूछा, बॉस कौन से घर? सू चिंगवोल रुकी। उसे अभी याद आया कि उसने दादी से पूछा ही नहीं कि वह कहाँ है। उसने दादी सू को फोन किया। आप कौन से घर पर हैं? जवाब हैरानी वाला था। मैं हॉस्पिटल में हूँ। सू चिंगवोल ने माथे पर बल डाले। क्या डॉक्टर ने नहीं कहा था कि आपको जाने की इजाजत दे दी थी? लेकिन आज दोपहर फिर से मेरे सीने में दर्द होने लगा, इसलिए मैं कुछ और दिन रुकना चाहूंगी। क्या तुम आज रात मेरे साथ बैठने आ रही हो? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस एक कमजोर बूढ़ी औरत हूँ जिसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। मुझे यहाँ अपने दुख में अकेला छोड़ दो। आधी रात को उठना, पानी का एक घूंट चाहिए हो और कोई न हो। ओह, ये कितना मुश्किल है। मैं अभी आ रही हूँ। ये अच्छा है और मैंने तुम्हारे पति को भी बता दिया है। वह भी मेरे साथ रुकने आ रहा है। साथ में आओ। उसने फोन काट दिया और अपनी उंगलियां अपनी कनपटी पर रखीं। वह अपनी दादी की चाल को पूरी तरह से समझ गई। चाहे वह सू घर वापस जाए या मेरे अपार्टमेंट में जाए, रात में मैं और वह अलग रहेंगे। लेकिन अगर हम दोनों हॉस्पिटल में रात में रुकते हैं तो हम जरूर ज्यादा वक्त साथ बिताएंगे। लेकिन वह जानती है कि मैं किसी और के साथ था। सूचिंग वोल ने अपने होंठ भींच लिए। वह दूरियां बनाए रखना चाहती है। लेकिन फिर उसने दादी की सेहत के बारे में सोचा और अपनी झिझक को निगल गई। उसने मुझे मैसेज किया, मैं काम के बाद तुम्हें लेने आऊंगी और हॉस्पिटल ले चलूंगी। इस बार मैंने जल्दी जवाब दिया, जरूरत नहीं, मैं पहले ही टैक्सी में हूँ और रास्ते में हूँ। सूचिंग वोल ने सोचा कि वह इज्जत बनाए रखना जानता है। उसने दादी के पसंद करने का फायदा उठाकर अंदर घुसने की कोशिश नहीं की है। उसे चैन मिलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसके सीने में बेचैनी थोड़ी और बढ़ गई। मैं इन सब बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था। मैं बस सूचिंग वोल के साथ ज्यादा उलझन नहीं चाहता जब तक मैं इस शादी के पीछे की सच्चाई समझ न जाऊं। यह अजीब शादी पक्का उसकी तरफ से किसी वजह से हुई होगी। आखिर मेरे जैसा छोटा और मामूली इंसान कौन ध्यान देगा? मैं कुत्ते को उठाकर हॉस्पिटल की वार्ड वाली बिल्डिंग में गया और खास लोगों के कमरों की तरफ बढ़ा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं। मिसेस कैंग, नानजिंग सू ने अभी अपना दोबारा चेकअप खत्म किया था। कैंग बोडा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मिसेस कैंग ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या वह नानजू नहीं है? वह हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? क्या वह ठीक नहीं है? कैंग बोडा के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। दादी सू के हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर सू फैमिली से छुपाई नहीं जा सकती थी। लेकिन वह बूढ़ी औरत जिद्दी है और उसने सब मिलने वालों को मना कर दिया। वह आज वार्ड में गया था और उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया गया। उसे उनकी एक झलक भी देखने को नहीं मिली। तो कैंग नानजू पक्का उनके साथ रहने आया होगा। उसकी नजरें बदलीं। शायद दादी सू से मिलने आया है। नानजू सच में वफादार है। लंबे समय से देखभाल करने वाली आंट नैन जो साथ आई थी, उसने नाराजगी से कहा, वफादार? मैंने उसे कभी अपनी मल्लिका से मिलने आते नहीं देखा। आंट नैन 50 साल की उम्र के बीच की है। नानजिंग सू से करीब 10 साल बड़ी। वह पूरी जिंदगी मिसेस कैंग की पर्सनल देखभाल करने वाली रही है। उसने कभी शादी नहीं की। मिसेस कैंग उसे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है, इसलिए आंट नैन की कैंग घर में बहुत इज्जत है। यहाँ तक कि कैंग बोडा भी उसकी काफी इज्जत करता है। आंट नैन की बातों पर मिसेस कैंग के चेहरे पर एक उदासी छा गई। तब कैंग घर में नानजू की जिंदगी कितनी मुश्किल थी। आंट नैन ने तुरंत कहा, मल्लिका, आप अभी भी उसका बचाव कर रही हैं।
मैं ली रुइन का रवैया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन उसकी एक बात सही है, यंग मास्टर नांजू में कोई शुक्रगुजारी नहीं है। आप हर वक्त उसके बारे में सोचती हैं, उसकी चिंता करती हैं, और वह शायद आपको कब का भूल चुका है। कैंग बोडा ने कहा, मैंने सुना है कि मिस सू ने उसके लिए सू ग्रुप में एक काम का इंतजाम किया है, शायद इसलिए वह दादी सू पर ध्यान दे रहा है। आंट नैन ने नाक चढ़ाकर कहा, मल्लिका, आपने तो उसे पाला भी है। जब ली रोयन ने उसे बचपन में नजरअंदाज किया था तो आपने ही उसे खाना खिलाया था, आपने ही उसे स्कूल भेजा था। पालने का कर्ज सबसे बड़ा होता है, और उसके आपका कर्ज चुकाने का कोई निशान नहीं है। मिसेस कैंग ने तुरंत कहा, बस करो, प्लीज रुक जाओ। कैंग बोडा ने कहा, माँ ने अच्छाई की वजह से किया था, उन्होंने तब बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन कुछ लोग हर छोटी अच्छाई का पूरा बदला चुकाते हैं, जैसे डॉक्टर नैन। माँ ने उसे स्कूल के लिए बस थोड़े पैसे दिए थे, और देखो उसने सालों से हमारे परिवार के लिए कितना कुछ किया है। 3 साल पहले जब कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी तो डॉक्टर नैन ने हमें एक टेक्निकल पैटेंट दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। आंट नैन ने तुरंत सर हिलाया। अगर ऐसे देखा जाए तो डॉक्टर नैन कांग नांजू से कहीं ज्यादा अच्छा है। कैंग बोडा ने हैरानी दिखाते हुए कहा, मैं हमेशा से जानना चाहता था कि डॉक्टर नैन असल में कैसा है। माँ, कल मुझे अपने साथ ले जाना। मिसेस कैंग मुस्कुराई और उसके बालों में हाथ फेरा। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। वह बातें करते हुए नीचे पार्किंग की तरफ जा रहे थे। ये पूरा नज़ारा वहां से दिख रहा था जहां मैं पास के खास लोगों के वार्ड में सोफा पर बैठा था। मेरी नज़रें मिसेस कैंग का पीछा कर रही थीं। उसकी रंगत बीमार जैसी सफ़ेद थी, उसकी फिगर बहुत पतली थी। कैंग बोडा उसके बगल में बात कर रहा है। मिसेस कैंग ने मजबूरी वाली मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। वह दोनों आरामदायक नज़दीकी के साथ चल रहे थे। मैं तब तक देखता रहा जब तक कार चली नहीं गई। नज़रें हटाने का मन नहीं कर रहा था। मैं मुड़ा और देखा कि दादी सू मेरे सामने खड़ी हैं।